आज हमारा लास्ट लेक्चर है स्कूल का और 5वां लेक्चर है क्वांटम मैकेनिक्स का। तो इससे पहले हमने फार्मूलिज्म्स डेवलप किए थे। 3 तरह के फार्मूलिज्म्स थे, जिनमें मैट्रिक्स मैकेनिक्स, वेव मैकेनिक्स जिसको आप श्रोडिंगर पिक्चर भी कहते हैं, और मैट्रिक्स मैकेनिक्स को हाइजेनबर्ग पिक्चर कहते हैं। उन दोनों में हमने देखा क्वांटम मैकेनिक्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर हमने उसी की रिप्रेजेंटेशन डिराक नोटेशन में देखी। फाइनली हमने ये बात की कि ये तीनों किस्म के फार्मूलिज्म्स बेसिकली लीनियर अलजेब्रा यानी लीनियर वेक्टर स्पेसिस के अंदर या हिल्बर्ट स्पेसिस के अंदर जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं हिल्बर्ट स्पेसिस की, उनको फॉलो करते हैं, यानी उन पर पूरे उतरते हैं। तो इस तरह एक तरह से ये कहा जा सकता है कि हिल्बर्ट स्पेसिस जो हैं वो मैथमेटिकल फाउंडेशन देती हैं क्वांटम मैकेनिक्स का। तो ये समझ लें कि एक किस्म का फार्मूलिज्म ही था जिसको हम डेवलप कर रहे थे, और आज मेरी कोशिश है कि हम इस फार्मूलिज्म को अप्लाई करके कुछ क्वांटम मैकेनिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकें और देखें कि उनमें हमारा फार्मूलिज्म जो है वो हमें क्या रिजल्ट देता है। और फिर फाइनली इस लेक्चर के एंड पर हम सम अप करेंगे इस तमाम चीज़ों को, क्योंकि आज लास्ट लेक्चर है, तो इस वजह से बहुत से टॉपिक्स हैं जो कि हम नहीं कर पाए और वक़्त की किल्लत की वजह से। तो देखेंगे लास्ट पे कि अभी तक हमने क्या सीखा है। तो आज का टॉपिक आप कह सकते हैं ये है प्रॉब्लम्स इन क्वांटम, या इन क्वांटम मैकेनिक्स नहीं, मतलब जो आपके डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन हमने निकालना होता है यूजिंग क्वांटम मैकेनिक्स। यानी आप ये कह सकते हैं कि आज हम क्वांटम मैकेनिक्स करेंगे, और उस मैकेनिक्स के लिए जो फार्मूलिज्म था, जो मैथमेटिक्स था, वो हमने पिछले 4 लेक्चर्स में डेवलप कर लिया है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है स्टेशनरी स्टेट्स। ये हमारा आज का पहला टॉपिक होगा, स्टेशनरी स्टेट्स। तो इसको नंबरिंग कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी ऑब्जेक्ट को ना पार्टिकल के तौर पे लिया जाता है ना वेव के तौर पे लिया जाता है। क्लासिकली हम उनको पार्टिकल या वेव की तरह से पहचानते हैं। क्वांटम मैकेनिकली हर चीज़ को वेव फंक्शन की शक्ल में लिया जाता है, और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के ज़रिए हम बताते हैं कि उसकी डायनामिक्स क्या है, उसकी मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स मींस मोशन। तो जो लॉ ऑफ मोशन है, जैसे क्लासिकल फिज़िक्स में न्यूटन का सेकंड लॉ हमें इक्वेशन ऑफ मोशन बताता है किसी ऑब्जेक्ट की, इसी तरह इक्वेशन ऑफ मोशन क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से निकाली जाती है। तो इन जनरल जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिसको हमने कल लिखा भी था यहाँ पर और थोड़ा सा डिस्कस भी किया था, तो इन जनरल अगर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को लिखना हो तो हम इस तरह से लिखते हैं। इसके अंदर मैं स्पेस और टाइम दोनों की डिपेंडेंस ले रहा हूं, और मैं इसको 1 डायमेंशन में ले रहा हूं। अगर आप इसको 3 डायमेंशन में लेंगे तो फिर x, y, z सारे कंपोनेंट्स यहाँ पर आपको लिखने पड़ेंगे। तो 3 स्पेस कोऑर्डिनेट्स और 1 टाइम कोऑर्डिनेट यहाँ पर आएगा। फिलहाल हम जस्ट 1 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। सो दिस इज 1 डायमेंशन, 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट साई एक्स टी, जिसकी डायनामिक्स जो है इट इज गिवन बाय श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। सॉरी, और यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो भी मैं एक जनरल पोटेंशियल अभी ले रहा हूँ, वो भी स्पेस और टाइम पर डिपेंड करता है। ये द मोस्ट जनरल आप कह सकते हैं 1 डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ मोशन है या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। इसको आप टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी कहते हैं। इट इज द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर
इक्वेशन। टाइम डिपेंडेंस से मुराद ये नहीं है कि यहाँ पर आप टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं साए का। साए जो है ये तो टाइम पर डिपेंड कर सकता है, इट विल डिपेंड ऑन टाइम बिकॉज वेव पैकेट रिप्रेजेंट्स दी पार्टिकल और वेव फिनोमिना, तो उनके अंदर जो मोशन है उसी में हम इंटरेस्टेड है, तो साए तो टी पे डिपेंड करेगा। यहाँ पर जब हम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में टाइम डिपेंडेंस की जो बात कर रहे हैं, दिस इज रिलेटेड टू दिस पोटेंशियल, क्योंकि इसमें जो हमने पोटेंशियल लिया है दैट डिपेंड्स ऑन टाइम, वो टाइम के साथ साथ वो पोटेंशियल चेंज होता है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। अगर हम ये कह दें कि ये टाइम पर डिपेंड नहीं करता, तो फिर जो इक्वेशन हमें मतलब सिमिलरली अगर मैं ये इक्वेशन लिखता हूं जिसके अंदर मैं वेव फंक्शन को तो टाइम पर डिपेंड करवा रहा हूं कि वो टाइम के साथ इवॉल्व हो रहा है, लेकिन मेरा जो पोटेंशियल है वो टाइम डिपेंडेंट नहीं है, उसके अंदर वक्त के साथ कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी इस Vxt की जगह पे मैं जस्ट Vx लिख दूं, बाकी मैंने कुछ चेंज नहीं किया उस इक्वेशन में, तो फिर इसको कहते हैं इज कॉल्ड टाइम इंडिपेंडेंट, ये मैं एब्रिविएशन इस्तेमाल कर रहा हूं, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। और यहां से आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि टाइम डिपेंडेंट से मुराद साए का टाइम पे डिपेंड करना नहीं है, पोटेंशियल का टाइम पे डिपेंड करना है। तो अगर पोटेंशियल टाइम पे डिपेंड नहीं करता, पोटेंशियल सिर्फ स्पेस में कांस्टेंट है, टाइम में कांस्टेंट है और स्पेस में वेरी करता है, यानी पॉइंट टू पॉइंट तो वेरी करता है, लेकिन एक ही पॉइंट के ऊपर खड़े हो जाए अगर आप एक्स को फिक्स कर ले तो फिर ये पोटेंशियल चेंज नहीं होता, यानी ये टाइम में कांस्टेंट है, तो फिर हम कहते हैं कि ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 1। ऐसी तमाम इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपको नजर आ रहा है कि इट इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। राइट हैंड साइड के ऊपर आपके पास सेकंड डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, लेफ्ट हैंड साइड पे फर्स्ट डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो इट इज बेसिकली ए सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम फिजिक्स वाले जो सबसे पहला ट्रिक इस्तेमाल करते हैं वो होता है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ये टेक्निक आपने इलेक्ट्रोडायनामिक्स के कोर्स में भी देखी होगी, वहाँ पर जब हम लैप्लास इक्वेशन को सॉल्व करते हैं टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहाँ पर भी हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल तब लगाते हैं जब हम ये कहते हैं कि हमारा जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट होगा, ठीक है, तो फिर या पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होगी, तो फिर हम ये टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सो वी कैन अप्लाई the technique of separation of variables। लेकिन ये बात याद रखें कि अगर आपका पोटेंशियल जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा होगा तो फिर ये टेक्निक अप्लाई नहीं होगी, ये सिर्फ और सिर्फ टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल के लिए ये टेक्निक इस्तेमाल होती है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की। ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स के अंदर आपको गिवन होगा, मसलन एक सिचुएशन में आपको बताया जाएगा कि वो पोटेंशियल टाइम पे डिपेंड कर रहा है, दूसरी सिचुएशन में हो सकता है आपको बताया जाए कि टाइम पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन हम आज जो हमारा ये टॉपिक भी है स्टेशनरी स्टेट्स का टॉपिक बेसिकली टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन के सोल्यूशन निकालना है, तो उसमें हम यानी समझ लें कि अभी हम दोनों केसेस को डिस्कस करना चाह रहे हैं। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इसी के जो सोल्यूशन निकलेंगे असल में ये एक समझ लें मैथमेटिकल टेक्निक है टू सॉल्व दिस इक्वेशन। बेसिकली तो हमने इसी जनरल इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसके लिए टेक्निक हमने ये किया कि हम पहले टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन बना लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं, उससे हमें स्टेशनरी स्टेट्स मिलती हैं, और फाइनली हम ये देखेंगे कुछ प्रॉब्लम मतलब वन डायमेंशनल फ्री पार्टिकल वगैरह में, तो हम ये देखेंगे कि वो जो स्टेशनरी स्टेट्स आप निकालते हैं ना,
उन्हीं की अगर फोरियर सम कर ली जाए तो आपके पास ये वाली इक्वेशन के सॉल्यूशंस बन जाते हैं, ठीक है, मोस्ट जनरल सॉल्यूशन भी बन जाते हैं। सो इट इज़ जस्ट अ टेक्निक, मैंने इसलिए यहाँ पर टेक्निक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इट इज़ नॉट कोई फिजिक्स नहीं है, ये जस्ट एक टेक्निक है टू सॉल्व दिस मोस्ट जनरल इक्वेशन, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम टाइम इंडिपेंडेंट को सॉल्व करेंगे और उसके जो सोल्यूशन होंगे वो स्टेशनरी स्टेट्स होंगे, और वो स्टेशनरी स्टेट्स को फिर फोरियर सम करके आप मोस्ट जनरल सोल्यूशन विद टाइम डिपेंडेंस निकाल सकेंगे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो BS MSc लेवल की जो क्वांटम मैकेनिक्स की जाती है उसमें ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को ही सॉल्व करना होता है। आपको कोई किसी भी प्रॉब्लम के लिए ये Vx स्पेसिफाई कर दिया जाता है, फिर आपने Vx निकालना है तो आप इसको सॉल्व करते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, साई निकलता है और उसके ऊपर फिर आप नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करते हैं और प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आगे चलते हैं। अच्छा, अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल क्या है कि मैं इस इक्वेशन का वी कैन अप्लाई द टेक्निक ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टू सॉल्व, पहले यहाँ पे जुमला मुकम्मल कर लें, टू सॉल्व इक्वेशन 1। सॉल्व इक्वेशन 1 का क्या मतलब है? टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ साई, वेव फंक्शन निकालना है। तो मैं ये करता हूँ कि इस साई एक्स टी को, सॉरी, जो इसके सोल्यूशन हमने निकालने हैं उनको एक टाइम इंडिपेंडेंट फैक्टर में और एक टाइम डिपेंडेंट फैक्टर में डिकम्पोज कर लेता हूं। सो आई मल्टीप्लाई साई एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली एंड फाई टी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम ओनली, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट गिव्स यू दी साई एक्स टी विच इज आवर सॉल्यूशन। तो पहले हम फाई टी निकाल सकते हैं, फिर साई एक्स निकाल सकते हैं डिफरेंट पोटेंशियल्स के लिए, एंड देन फिर उनको मल्टीप्लाई करके हम इन जनरल साई एक्स टी निकाल सकते हैं विच विल बी दी सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, एंड देन फिर हम उससे ये वाला सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि अभी हम हाँ उसको डायरेक्ट सॉल्व किया जा सकता है यूजिंग एनालिटिकल टेक्निक्स। तो एनालिटिकल टेक्निक्स लगाकर इसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है, लेकिन वो एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं होता, वो अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन होता है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का कोई एग्जैक्ट सोल्यूशन मैंने नहीं देखा कि उसको एग्जैक्टली सॉल्व किया जा सके। एनालिटिकली सॉल्व करते हैं, अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स लगा के इसके सोल्यूशंस निकाले जाते हैं। सो चूँकि एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं निकलता तो उसी के लिए हम ये टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, टाइम इंडिपेंडेंट वाली। लोगों ने ट्राई किया है एग्जैक्ट सोल्यूशन निकालने के लिए भी, कुछ लोगों ने काफ़ी इस पे काम किया है, लेकिन अगेन वही बात कि आपको किसी न किसी जगह पे अप्रॉक्सीमेशन लगानी पड़ेगी। सो ये जो टेक्निक है ये भी एक किस्म की अप्रॉक्सीमेशन है कि आप टाइम डिपेंडेंस को थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ कर देते हैं। ओके, तो अब क्या करते हैं, अब हम इसको पुट करते हैं अपनी इक्वेशन में और देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे साई का टाइम डेरिवेटिव बनाना है। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 मैं उसका टाइम डेरिवेटिव लेता हूँ। सो और साथ ही मैं ऐसा करता हूँ कि इसको आयोटा एच कट से मैंने मल्टीप्लाई भी करना है, लेकिन चलें पहले मैं ये देख लेते हैं। अगर मैं पार्शियल साई एक्स टी का डेरिवेटिव लूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मुझे क्या मिलेगा? टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव में साई कांस्टेंट है, जस्ट फाई का डेरिवेटिव आएगा। सो साई ऑफ एक्स पार्शियल फाई ऑफ टी डिवाइडेड बाय पार्शियल टी, लेकिन फाई चूंकि सिर्फ और सिर्फ टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो इसलिए इस पार्शियल डेरिवेटिव की जगह पे टोटल डेरिवेटिव आ सकता है, ठीक है। तो अगर एक फंक्शन किसी एक वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा हो और उसी के लिहाज से आप उसको चेंज कर रहे हो तो फिर वो टोटल डेरिवेटिव बन जाता है, वो पार्शियल नहीं रहता। यहाँ पर मैं टोटल नहीं लिख सकता क्योंकि ये जो फंक्शन है ये दो वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है। सो दैट इज़ वाई मुझे यहाँ पार्शियल इस्तेमाल करना है। लेकिन ये जो फंक्शन है फाई ये दो वेरिएबल्स पर डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ टी पे डिपेंड करता है, तो लिहाजा इसका डेरिवेटिव मैं टोटल डेरिवेटिव लिख सकता हूँ और उससे आप देखेंगे कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू टोटल डेरिवेटिव इक्वेशन। वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं रहती, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव इक्वेशन बनती है एंड देन आप उसको सॉल्व कर लेते हैं। सिमिलरली अगर आप पार्शियल साई एक्स टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लें 2 दफ़ा, ठीक है, राइट हैंड साइड बनाने के लिए,
तो अब चूंकि x पे डेरिवेटिव ले रहे हैं तो जस्ट साई वाले पार्ट का आएगा और इस फाई वाले पार्ट का डेरिवेटिव नहीं आएगा। और अगेन वही बात कि डी स्क्वायर साई ऑफ x डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर आएगा और फाई टी जस्ट एज अ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा। देन इन दोनों को हम इस्तेमाल करते हैं इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा एयोटा एच कट और पार्शियल साई बाय पार्शियल टी की जगह पे अब क्या आ जाएगा, साई ऑफ एक्स डी फाई ऑफ टी डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m और सेकंड डेरिवेटिव जो है वो डी स्क्वायर साई एक्स बन जाएगा ओवर डी एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय फाई टी प्लस वी ऑफ एक्स एंड साई ऑफ एक्स टी। बट साई ऑफ एक्स टी को तो हमने इक्वेशन 2 में साई एक्स फाई टी लिखा था, तो लिहाजा मैं यहाँ पर उसकी जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2। सो इसको मैं लिख सकता हूँ साई ऑफ एक्स फाई ऑफ टी, इस तरह भी लिखा जा सकता है। ओके अब अगर आप गौर करें तो इसमें साई आ रहा है फाई नहीं आ रहा है, इसमें फाई आ रहा है साई नहीं आ रहा है, इसमें साई और फाई दोनों आ रहा है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इस पूरी इक्वेशन को साई और फाई से डिवाइड कर सकता हूँ। सो डिवाइडिंग बाय साई एंड फाई, इनका प्रोडक्ट उससे मैं डिवाइड करता हूँ तो क्या रह जाएगा, एयोटा एच कट 1 ओवर फाई ऑफ टी, क्योंकि साई एक्स कट जाएगा ना, तो डी फाई ऑफ टी ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m डी स्क्वायर साई ऑफ एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या रह जाएगा 1 ओवर साई ऑफ एक्स प्लस जस्ट वी ऑफ एक्स, क्योंकि साई फाई डिवाइडिंग में कैंसिल हो गए थे। इसका फ़ायदा ये हुआ कि राइट हैंड साइड पे जो भी फैक्टर्स हैं उनमें जस्ट एक अब साई एक्स रह गया, फाई वाला कंपोनेंट नहीं है, टाइम वाला कोई कंपोनेंट नहीं है राइट साइड पे, टाइम डेरिवेटिव नहीं है यहाँ पर। लेफ्ट हैंड साइड पे स्पेस डेरिवेटिव नहीं है, जस्ट टाइम डेरिवेटिव और एवरीथिंग इज इन डिपेंड्स ऑन टाइम, राइट। तो ये हमें फ़ायदा हो गया है, यही सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का मज़ा है कि आपने एक इक्वेशन के दो हिस्से बना लिए जिसमें एक तरफ सिर्फ स्पेस डिपेंडेंस है और दूसरी तरफ टाइम डिपेंडेंस है। पहले क्या था, स्पेस और टाइम डिपेंडेंस दोनों आ रहे थे, ठीक है, तो ये इसका फ़ायदा हुआ है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का। अब यहाँ पर इसके बाद अब आप क्या कहते हैं, इसके बाद जो यूजुअल लैंग्वेज है वो ये है कि ये दोनों जो हैं वो किसी कांस्टेंट के बराबर होने चाहिए, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है। ये अक्सर स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रोडायनामिक्स में भी जब करवाया जाता है तो जस्ट लेफ्ट हैंड साइड को एक कांस्टेंट पुट कर दिया जाता है और फिर उसी को राइट हैंड साइड को कांस्टेंट पुट कर दिया जाता है एंड देन आप सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसकी रीज़न क्या होती है, हम ये क्यों कहते हैं कि ये कांस्टेंट होना चाहिए दोनों तरफ, कोई बताना चाहे तो क्यों हम कहते हैं कि ये साइड और ये साइड दोनों किसी एक कांस्टेंट के बराबर होनी चाहिए? इसके पीछे बहुत बेसिक रीज़न है, मैथमेटिक्स की बहुत बेसिक रीज़न है। हिंट ये है कि इट इज़ एन इक्वेशन। तो क्यों मैं कहता हूं कि ये दोनों साइडें जो हैं वो किसी कांस्टेंट के बराबर होनी चाहिए, एक ही कांस्टेंट के बराबर होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। द आर्गुमेंट इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ एन इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब ये होता है कि अगर आप राइट साइड के अंदर कोई चेंज करें तो उतना ही चेंज लेफ्ट साइड के ऊपर भी आना चाहिए, दोनों के अंदर सेम चेंज आना चाहिए। इक्वेशन का मतलब ही ये होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ़र्ज़ करें कि मैं जस्ट टाइम डिपेंडेंस को देख रहा हूँ और फाई को टाइम के लिहाज से चेंज कर रहा हूँ। अगर मैं फाई को टाइम के लिहाज से चेंज कर दूँ इसकी वैल्यू, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू चेंज हो जाएगी, राइट हैंड साइड पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज टाइम और स्पेस तो इंडिपेंडेंट है यहाँ पर। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो अगर मैं टाइम कंपोनेंट को चेंज कर रहा हूँ
और स्पेस कंपोनेंट को मैं कुछ नहीं कह रहा और मैं कर सकता हूं कि मैं जस्ट टाइम कंपोनेंट को चेंज करूं और स्पेस कंपोनेंट को चेंज ना करूं, तो होगा ये कि इसी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड कुछ और बन जाएगी। तो अगर वो कुछ और बन जाएगी तो वो फिर पहले वाले राइट हैंड साइड के बराबर तो नहीं हो सकती। सिमिलरली अगर मैं स्पेस में किसी चीज को चेंज कर रहा हूं, टाइम में मैं उसको कुछ नहीं कह रहा, तो फिर क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड एक नई राइट हैंड साइड बना देगी और वो एक ही चीज दो चीजों के बराबर हो जाएगी। तो लॉ ऑफ आइडेंटिटी जो था लॉजिक का, एरिस्टोटल की लॉजिक का जो 3 लॉज मैंने आपको बताए थे, तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ लॉजिक है कि अगर मैंने दो चीज़ों को बराबर लिख दिया है तो लॉ ऑफ आइडेंटिटी तो ये कहता है कि एक चीज़ अपने बराबर होती है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों एक ही चीज़ें हैं और उस एक चीज़ को हम कहते हैं कि वो कोई कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट इसलिए होनी चाहिए कि अगर वो भी चेंज हो गई तो फिर ये इक्वेशन होल्ड नहीं करेगी। सो लेफ्ट साइड को चेंज करें तो राइट साइड को भी उसी हिसाब से चेंज करना पड़ेगा ताकि ये दोनों साइडें हमेशा क्या रहें, इक्वल रहें। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एन इक्वेशन। सो दैट इज वाई हम लिख सकते हैं कि बोथ साइड्स मस्ट बी, ठीक है, शुड बी नहीं, मस्ट बी लाजमी है, मस्ट बी इक्वल टू सम कांस्टेंट। और यहां पर हम अभी इस कांस्टेंट का नाम रख लेते हैं E, ठीक है, इस कांस्टेंट का नाम है जस्ट E। तो अगर इस कांस्टेंट का नाम E है तो फिर दोनों को बारी बारी हम सॉल्व करते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर आप इसको कह लें 3। अब हम इसकी बात करेंगे, इसको जरा बना लें तस्वीर। इक्वेशन नंबर 3 को हम आगे लेके चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं दोनों साइडों को अलग अलग, क्योंकि दोनों साइडें अलग अलग एक ही कांस्टेंट के बराबर हैं। So from equation 3 I can write iota h cut 1 over phi t d phi t over dt is equal to some constant, let's say E. ओके, तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं या मैं कर दूं। डी फाई ओवर फाई है, डी टी उधर चला जाएगा, ठीक है, तो आप फिर इंटीग्रेट करेंगे और फाई टी निकालेंगे तो इसका जो सोल्यूशन निकलेगा दैट विल बी ई टू द पावर, ये उधर जाके जो है ना वो माइनस एओटा ई टी ओवर एच कट देगा आपको। यू जस्ट हैव टू जस्ट डू सम स्टेप्स। इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यू जस्ट इंटीग्रेट इट। तो डी फाई ओवर फाई लॉग ऑफ फाई बनेगा और उस तरफ आपको क्या मिलेगा, ई डी टी और माइनस योटा बाय एच कट, ये उधर जाके माइनस योटा हो जाएगा ना और एच कट नीचे आ जाएगा, तो यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। ओके, तो ये फाई ऑफ टी आ गया है। सिमिलरली आप राइट हैंड साइड के भी इसको इक्वल करेंगे, इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 4। सिमिलरली अगेन फ्रॉम इक्वेशन 3 वो जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड है वो भी तो ई के बराबर है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m डी साई एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर 1 ओवर साई ऑफ एक्स प्लस वी ऑफ एक्स। ओके, और इसको थोड़ा सा अगर आप रीअरेंज कर लें तो व्हाट विल यू गेट, आप इस साई एक्स को इधर ला सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा अलग सा लिखा था। साई एक्स को आप इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और राइट साइड के ऊपर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साई एक्स रह जाएगा प्लस वी ऑफ एक्स। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर 5। नाउ व्हाट इज दिस इक्वेशन, ये क्या इक्वेशन है, इसमें कहीं भी टाइम डिपेंडेंस नहीं आ रही, वेव फंक्शन के अंदर भी टाइम डिपेंडेंस नहीं आ रही। सो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस विल गिव यू द स्टेशनरी स्टेट्स। sorry yes psi of x. So this is the again time independent
श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, इसमें कहीं भी टाइम की डिपेंडेंस नहीं आ रही है। तो इसका मतलब है कि आई कैन यूज नाउ यूजिंग इक्वेशन 4 टू राइट इक्वेशन 2 एज, इक्वेशन 2 क्या थी हमारी, साई ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू साई ऑफ एक्स फाई ऑफ टी। और अभी आपने ये देख लिया कि फाई ऑफ टी जो है वो तो ये है माइनस एओटा ई टी ओवर एच कट। सो इसका मतलब दिस इज द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन जो हम निकालेंगे यूजिंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, राइट। सो टाइम डिपेंडेंस को हमने अलग कर दिया है, लेकिन ये सारा काम अगेन तब होगा जब आपका पोटेंशियल टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो दिस इक्वेशन 6 is called stationary state solution. These are the stationary states. ठीक है, so these are the equation 6 gives the stationary means कि अब तो आपको पता है stationary states का क्या मतलब है, gives the stationary states। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब आप इसकी अगर आपने ये सोल्यूशन निकाल लिया है तो यहाँ से अब आप प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं, बिकॉज ये वेव फंक्शन तो फिजिकल नहीं है ना, ये तो वो चीज़ नहीं है कि जिसको हम मेजर करने के लिए इस्तेमाल कर सकें। हमारी ऑब्जर्वेशन में तो साई नहीं आता, ऑब्जर्वेशन में तो साई मॉड स्क्वायर आएगा। तो इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए आप अगर साई एक्स टी का मॉड स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो आपको पता है कि मॉड स्क्वायर में क्या होता है, आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट ओनली दिस थिंग, क्योंकि ई पावर माइनस एओटा और ई पावर एओटा जब मल्टीप्लाई होंगे तो दे विल कैंसिल ईच अदर एंड यू विल गेट ओनली साई ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड स्क्वायर। अब ये थी प्रोबेबिलिटी जनरल सोल्यूशन की जो कि टाइम पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, जो फिजिकली मेजरेबल थिंग है, वो तो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही। सो प्रोबेबिलिटी क्या है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। साई मॉड स्क्वायर वो चीज़ है जिसको आप मेजर करते हैं, साई एक्स टी तो अनफिजिकल, मैंने बताया था कि ये तो एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है, इसको आप मेजर नहीं करते। सो जो मेजरेबल क्वांटिटी है वो टाइम, मतलब एक्सपेरिमेंट का जो नतीजा है साई मॉड स्क्वायर, वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। दैट इज वाई आप इसको कहते हैं कि ये स्टेशनरी स्टेट्स हैं। फिर उसके बाद सिमिलरली अगर आप किसी ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू देखना चाहते हैं, लेट से मेरे पास ये कोई ऑपरेटर है, ये कोई भी ऑपरेटर हो सकता है, ये हैमिल्टोनियन हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है, पोजीशन हो सकता है। तो इसकी अगर मैं डिफाइन करना चाहता हूँ, फाइंड करना चाहता हूँ एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो वो आपको पता है कि अगर मैं कंटिन्यूस केस ही ले रहा हूँ अभी फ़िलहाल, चूँकि मैंने यहाँ पे वो डिस्क्रीट की बात नहीं अभी की, तो वो किस तरह से ली जाती है कि आप उसको साई स्टार ओ साई और वन डायमेंशन है तो डी एक्स आ जाएगा, इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें भी आप देखेंगे अल्टीमेटली आपको साई का स्टार लेना पड़ता है। जब आप साई का स्टार लेंगे तो अगेन ई माइनस एओटा वाला क्या हो जाएगा, ई प्लस एओटा। तो ये यहाँ पे ई प्लस एओटा की टर्म और यहाँ ई माइनस एओटा की टर्म अगेन कैंसिल होगी। तो जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो भी टाइम पर डिपेंड नहीं करेगी। डू नॉट का मतलब ये दोनों डिपेंड ऑन टाइम, इसी का मतलब होता है स्टेशनरी होना। सो दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड, दीज इक्वेशन 6 solutions of Schrodinger wave equation are called stationary state solutions। यहाँ तक कोई सवाल है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज द आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। वैसे इसको स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो ये एवरेज वैल्यू है, ठीक है। सो एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज द आउटकम ऑफ द, जैसे आपको याद हो तो ड्राग नोटेशन में चलने आसान होता है। अगर मेरे पास ये एक ऑपरेटर है, मैट्रिक्स नोटेशन में ये मैट्रिक्स था,
तो इसको मैं साई के ऊपर ऑपरेट करवाऊँ, और मैं अगर ये कहूँ कि साई इसका आइगन फंक्शन है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, अगेन साई। आइगन फंक्शन का मतलब ये होता है कि ऑपरेटर पे को उसके साथ उसके ऊपर ऑपरेट करवाएं तो वो दोबारा वही स्टेट आपको दे, लेकिन उसके साथ वो आपको यहाँ पर कोई और चीज़ भी देगा, ठीक है, दैट विल बी आइगन वैल्यू। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको अगेन इस ब्रा के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ इस इक्वेशन को, तो व्हाट विल आई गेट, दिस थिंग, राइट। अब साई साई जो है ये क्या होगा, साई मॉड स्क्वायर, साई मॉड स्क्वायर, और साई मॉड स्क्वायर क्या होगा, 1। नॉर्मलाइजेशन है ना, वेव फंक्शन या स्टेट जो होती है ये नॉर्मलाइज होती है, ऑर्थोनॉर्मल होती है। ऑर्थोनॉर्मल का मतलब होता है कि अगर उस स्टेट का अपने साथ प्रोडक्ट लें तो 1 देगा, अदरवाइज वो प्रोडक्ट 0 होगा, वो डराक डेल्टा वाली और क्रोनिकर डेल्टा वाली जो बात है, तो ये 1 होगा। सो इसका मतलब है दिस विल बी लैम्डा। सो ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यू लैम्डा। सो बेसिकली तो आइगन वैल्यूज जो होती हैं ना वही एक्सपेक्टेशन वैल्यूज होती हैं, और ये वो चीज़ है जो कि आप एक्सपेरिमेंटली मैयर करते हैं। ये मैयर है, यानी मैयर्ड वैल्यू है, ठीक है, ये मैयर्ड वैल्यू होती है किसी एक्सपेरिमेंट की। तो मसलन यहाँ पे हैमिल्टोनियन होगा तो यहाँ पे एनर्जी आएगी, और वो एनर्जी होगी जिसको आपने मैयर किया होगा। तो जब आप मैयर करते हैं एक्सपेरिमेंटली किसी चीज़ को, तो मैथमेटिकली उसका मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना होता है। सो एक्सपेक्टेशन वैल्यू मीन्स मेजरमेंट। तो यहाँ पर मैंने ज़रा कंटिन्यूस केस लिया हुआ है, डिस्क्रीट बेसिस नहीं ली हुई। क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नॉन कम्यूटेशन रिलेशन, नॉन कम्यूटिंग ऑब्जर्वेबल्स की वजह से, ठीक है ना, और उनको तो आप कर सकते हैं। अगर दो ऑपरेटर्स कम्यूट करते हों, यानी 2 ऑब्जर्वेबल्स, वो जो चीज़ें हैं वो कम्यूट करते हों, मसलन अगर आप एनर्जी और पोजीशन निकालना चाहें तो ये कम्यूट करते हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ पे एच लिख लें आप, हैमिल्टोनियन रिप्रेजेंट, ये कम्यूट करेंगे, समझ रहे हैं। लेकिन अगर मैं पी, इसका भी मुझे अभी डाउट है, पता नहीं करते हैं कि नहीं, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन पी और एक्स का जो रिलेशन है दैट इज बेसिकली एयोटा एच कट, माइनस आएगा क्योंकि एक्स पहले आता होता है, तो ये कम्यूट नहीं करते। तो जो भी 2 ऑब्जर्वेबल आपस में कम्यूट नहीं करेंगे, इसका मतलब ये होगा कि आप उनको साइमल्टेनियसली मैयर नहीं कर सकते। इसका एक आसान मतलब ये है इसी को समझाने के लिए कि फ़र्ज़ करें कि मैं चलो इसको सीधा ही लिख लेते हैं, अभी 1 डायमेंशन की मैं बात कर रहा हूँ कि आपके पास पोजीशन ऑपरेटर है, मोमेंटम ऑपरेटर है, और आपको पता है कि वो इसके बराबर आता है। ये कहाँ से आता है, ये हमारा जो सेकंड लेक्चर था मैट्रिक्स मैकेनिक्स का, तो वहाँ से आता है। अब फ़र्ज़ करें कि मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ किसी न किसी स्टेट के ऊपर, लेट्स से साई के ऊपर मैं इसको अप्लाई करता हूँ, इज इक्वल टू एयोटा एच कट साई। अब मैं इसको ओपन करूँगा तो क्या मिलेगा, एक्स पी एक्स माइनस पी एक्स एक्स, और इसको आप अप्लाई करेंगे साई इज इक्वल टू एयोटा एच कट साई, राइट। अब क्या होगा, अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, यानी इस सारी चीज़ को ऑपरेट करवाएंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप x को ऑपरेट करवा रहे हैं साई के ऊपर, ठीक है। चलो एक स्टेप और मैं खोल देता हूँ, यानी ये चीज़ है साई माइनस पी एक्स एक्स साई। अब होगा क्या, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने की। होगा ये कि जब मैं x को साई पे ऑपरेट करवाऊंगा, यानी कॉलम मैट्रिक्स है ना ये वाला, उसके ऊपर ये वाला स्क्वायर मैट्रिक्स जो मैं अप्लाई करवाऊंगा, तो ये उसकी आइगन वैल्यू में चला जाएगा, ठीक है। यानी इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं ये यहाँ पे मैंने अभी बेसिस की बात करनी थी, लेकिन होगा ये कि जब आप x को साई पे ऑपरेट करवाएंगे तो ये जो साई है जिसमें पहले सारी इंफॉर्मेशन थी और उसमें से अब आप पोजीशन की इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, तो वो जो सारा वेव फंक्शन था विच वाज द फोरियर सम ऑफ मैनी कोएफिशिएंट्स, मैनी बेसिस, ठीक है। तो उसमें से किसी एक में आप चले गए हैं। अब एक्स ने क्या किया है कि उस वेव फंक्शन जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन थी
उसमें से जब आप पोजीशन की इंफॉर्मेशन निकालने लगे हैं तो सारी इंफॉर्मेशन ज़ाया हो जाएगी। दिस इज द एसेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ज़ाया इसलिए होती है कि आपका जो वेव पैकेट कल मैंने बताया था कि ये अगर आपके पास है ना, तो ये वेव पैकेट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और उसकी प्रोबेबिलिटी जब आपने निकाली थी तो वो क्या थी, वो इस तरह का मैं गॉसियन की बात कर। अब होता ये है कि जब आप कह रहे हैं ना कि एक्स ने साई पे ऑपरेट किया और आपने पोजीशन मेजर कर ली, तो इसका जो नतीजा है इस एक्स ऑफ साई का, वो नतीजा ये है कि आपने इस रेंज को जो यहाँ पे -x और +x के दरमियान थी ना, पहले फैला हुआ था कि वो कहाँ है, इलेक्ट्रॉन नहीं पता था पार्टिकल कहाँ है, तो जो ही आपने x को साई पे लगाया तो ये सारी विड्थ यूं हो गई, कोलैप्स हो गई, यानी ये वेव पैकेट जो है ये कोलैप्स हुआ। जो ही ये कोलैप्स हुआ तो इसकी जो हाइट है, चूंकि एरिया अंडर द कर्व क्या रहना है, कंजर्व रहना है बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है, तो क्या होगा कि इसकी जो हाइट है वो इन्फिनिट हो जाएगी। हाइट इन्फिनिट होने का क्या मतलब है, उस हाइट का मतलब ये है कि अगर मैं उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म करूं मोमेंटम वाली स्पेस के अंदर, जहां पे मैं k लेता हूं, यहां तो x था ना, तो जब ये इन्फिनिट को जाएगा तो इसका जो वेव फंक्शन है वो ऐसे ऐसे हो जाएगा। समझ रहे हैं, फोरियर सीरीज अगर उसकी ट्रांसफॉर्म करेंगे तो यहां जो डिराक डेल्टा x में बन रहा है उसके नतीजे में जो k वाली वेव है वो स्प्रेड कर जाएगी। तो अब आपको ये नहीं पता कि उसकी वेलोसिटी या उसका मोमेंटम क्या है, वो इतना ज्यादा उसमें अनसर्टेनिटी आ चुकी है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर मैं यही काम उस पर कर दूं, इसको कोलैप्स करवा लूं k को, वो क्या कहां पे होगा, वो यहां पे होगा। यहां पे क्या काम हो रहा है कि p मेजर करेगा पहले साई को, यानी साई में से आपने पहले मोमेंटम मेजर कर लिया। अब जो ही साई में से आप मोमेंटम मेजर करेंगे तो आपने इस वेव फंक्शन को कोलैप्स कर दिया, जो मोमेंटम वाला, हाँ मोमेंटम वाला जो ही कोलैप्स होकर डिराक डेल्टा बनेगा, एक्स वाला स्प्रेड आउट कर जाएगा। टू क्या करने के लिए, क्यों ये सारा कुछ होगा, इस वजह से, ठीक है, तो इस वजह से ये उसकी रीजन है, ठीक है। और इसकी रीजन पीछे मैंने बताया मैट्रिक्स मैकेनिक्स है। तो ये हमारा मैथमेटिक्स था, लेकिन बाद में यही बॉन्ड की मैक्स बॉन्ड ने आके इसको मॉड स्क्वायर करके इसको कहा कि ये प्रोबेबिलिटी बेसिकली देता है। ये वाली जी इधर नहीं, वो मसला ये है ना कि ये ऑर्डर मैटर करता है ऑपरेटर्स का। जब पहले P ने साई पे अप्लाई होना है, पहले आप x को नहीं कर सकते, यहाँ पहले x नहीं होना है, साई को नहीं कर सकते। ऑर्डर मैटर करता है ना, उसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर करता है, आप ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते ना इस तरह से। तो इसको जब इसके ऊपर आप अप्लाई करेंगे तो ये साई जो है ये पोजीशन आइगन स्टेट में चला जाएगा। अब पोजीशन आइगन स्टेट से मोमेंटम आइगन स्टेट तो नहीं निकल सकती, क्योंकि टोटल इंफॉर्मेशन वो हमारे असल साई में था, जो इनिशियली था, जो हमारा असल वेव फंक्शन था, जिसके ऊपर अब मेजरमेंट करके आपने उसको कोलैप्स कर दिया और अब वो पोजीशन आइगन स्टेट में चला गया हुआ है। अब उस पोजीशन आइगन स्टेट में से आप मोमेंटम जब अब P को जब उसके ऊपर लगाएंगे तो पोजीशन आइगन स्टेट में से P की कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकलेगी, समझ रहे हैं। सिमिलरली इधर भी वही वाली चीज होगी, जिस वजह से ये दोनों बराबर नहीं आते। अगर ये दोनों कम्यूट कर रहे हो, ये नहीं है कि सारे ऑब्जर्वेबल ऐसे ही होते हैं, नहीं ये होता है कैनोनिकली कॉन्जुगेट वेरिएबल्स के अंदर, उनके ऊपर अगेन कंडीशन है मैट्रिक्स मैकेनिक्स में कि कौन से वो आपको कंस्ट्रक्ट करने पड़ते हैं कि कौन कौन से हैं जिनको आप इकट्ठे मेजर कर सकते हैं, कौन से हैं जिनको इकट्ठे मेजर नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो उसके ऊपर कंडीशन, मसलन अगर मैं x और py का कम्यूटेटर लिखूं तो दैट इज 0, इसमें मसला नहीं है मुझे, समझ रहे। तो ये हम कम्यूटेशंस निकालते हैं मुख्तलिफ चीज़ों की, और इसके प्रूफ भी हैं, वो मैंने स्किप करवा दिए थे। तो बस इसका आप फिजिक्स जहन में रखें कि अगर कम्यूटेशन 0 हो रही है तो इसका मतलब है कि आप साइमल्टेनियसली मेजर कर सकते हैं, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, चाहे P को पहले मेजर कर लें चाहे x को मेजर कर लें, समझ रहे हैं, उससे वो मैटर नहीं करता। लेकिन x px चूंकि इसमें कम्यूटेशन पाई जाती है, नॉन जीरो है, तो इसका मतलब है कि आप इन दोनों को इकट्ठे मेजर नहीं कर सकते जी। डायरेक्शन डिफरेंट है। अब ये हमने अलजबरा हमारा जो है वो हमें बताता गया कि ये वाला कम्यूट करेगा, ये चीज़ें मैथमेटिक्स से आई, देन हमने इनको एक्सपेरिमेंट में भी देखा तो ये
मतलब सही था, हमारा अलजबरा जो है वो सही था। ठीक है, मसलन आप अपनी मर्जी से कोई कॉम्बिनेशन बना लें, एक्स पी एक्स प्लस पी एक्स वाई इस तरह करके, एंड देन उनकी कम्यूटेशन चेक करें। यू कैन कंस्ट्रक्ट दिस अलजबरा फ्रॉम यूजिंग दी प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर वेक्टर स्पेसिस। तो अपनी मर्जी से आप एक अलजबरा बना सकते हैं, कोई से दो वेरिएबल उठाएं और उनका इस तरह, लेकिन वो सेटिस्फाई करते हैं और लीनियर वेक्टर स्पेसिस की प्रॉपर्टीज को, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज को। तो आप देखेंगे कि वो कम्यूटेशन रिलेशंस जो आप पढ़ रहे हैं कि जिनमें मतलब जो भी आप कम्यूटेशन रिलेशन इसमें देखते हैं वो सारे के सारे सेटिस्फाई करने चाहिए मैट्रिक्स मैकेनिक्स या लीनियर वेक्टर स्पेसिस के अलजबरा को। ये नहीं है कि आम ही उठ के आपने को बना लेना, मतलब ऑफ कोर्स वो रूल्स वो वाले फॉलो होने चाहिए, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स इज बिल्ट इनटू हिल्बर्ट स्पेसिस और लीनियर वेक्टर स्पेसिस। तो फिर वो जो कम्यूटेशन रिलेशन निकलेंगे उससे मुझे फिजिक्स क्या पता चलेगी कि अच्छा मैं इसको और इसको तो मैयर नहीं कर सकता इकट्ठा, हाँ इन दोनों को कर सकता हूँ। फिर मैं एक्सपेरिमेंट करके देखूंगा इसको गलत साबित करने के लिए या इसको गलत साबित करने के लिए, कि चलो मैं पहले पोजीशन में ये करता हूँ फिर मोमेंटम देखता हूँ रिजल्ट क्या आता है। तो वो हमारे जो रिजल्ट्स थे वो इसके मुताबिक थे, हमारे कम्यूटेशन रिलेशंस के। ठीक है, तो ये था तरीका जिसके जरिए हमने इसको जाना है। ऑलराइट, ओके, तो नेक्स्ट कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को भी देख लेते हैं। अच्छा, मोस्ट जनरल सॉल्यूशन जो है वो मैंने एक बात यहाँ पर जस्ट लिखनी है, फिर आगे चलते हैं कि जो मोस्ट जनरल सॉल्यूशन है अब वो कैसे निकाला जाता है। वो इन टर्म्स ऑफ द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन वो जो हमारी पहली इक्वेशन थी उसका वो इस तरह से निकाला जाता है, साई एक्स टी इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 1 to infinity सी एन साई एन एक्स ई पावर माइनस एओटा एन टी ओवर एच काट। ये तो एक सोल्यूशन था ना, ठीक है। अगर आप n को 1 ले लें तो ये सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, साई ऑफ x आएगा और साथ उसके ये आ जाएगा। लेकिन ऐसी बहुत सारी स्टेशनरी स्टेट्स का सम करेंगे और उस सम के नतीजे में, फॉरियर सम के नतीजे में आपको मोस्ट जनरल सोल्यूशन मिल जाएगा अपने वेव फंक्शन का। ठीक है, तो ये तरीका होता है। इसमें जो सी एन है ये कॉम्प्लेक्स, इन जनरल ये कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स होते हैं और इनको निकाला कैसे जाता है, इनको निकाला जाता है बाय यूजिंग दी इनिशियल कंडीशंस। तो ये इनिशियल कंडीशन से निकाले जाते हैं, यानी अगर आपको कंडीशंस दी जाएं कि t0 पे साई की फॉर्म क्या थी और x माइनस इन्फिनिटी पे साई को क्या होना चाहिए, x प्लस इन्फिनिटी को साई को क्या होना चाहिए, तो ये सारी कंडीशंस देकर आप Cn जो है वो निकाल सकते हैं। ये मैंने डिस्क्रीट बेसिस की फॉर्म में लिखा है। अगर आप इसको कंटिन्यूस बेसिस बनाना चाहते हैं तो आप समेशन की जगह पे इंटीग्रेशन करेंगे, यानी समेशन की जगह पे इंटीग्रल dx आ जाएगा और ये बाकी चीज़ ऐसे ही आएगी। यानी यहाँ पर n जो है ये इंटीजर है, ये स्टेप्स में है, इट इज़ नॉट अ कंटिन्यूस वेरिएबल। ठीक है, लेकिन x जो है यहाँ पर वो कंटिन्यूस ही है। सो स्पेस जो x स्पेस है वो कंटिन्यूस है, लेकिन उस कंटिन्यूस स्पेस के अंदर सॉल्यूशंस डिस्क्रीट हैं, साई 1 साई 2 साई 3 दे आर डिस्क्रीट। ठीक है, और फिर अगला काम ये होगा कि आप इसको भी क्या करेंगे, कंटिन्यूस कर देंगे। तो वो कंटिन्यूस बेसिस के लिए हम, यानी उसमें साई एन जो हैं ये भी कंटिन्यूस हो जाएंगे, डिस्क्रीट नहीं रहेंगे। तो उसकी डिस्कशन हम नहीं कर पाए, तो इस वजह से अब इसको मैं यहीं पे छोड़ता हूँ। सो फाइनली अब आपका प्रॉब्लम क्या रह गया, अब आपको कैसे प्रॉब्लम दिया जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम में आपको क्या चीज़ गिवन होगी, आपको पोटेंशियल दिया जाएगा, ठीक है, और अब आपको इनिशियल वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन, इन दो से आप क्या निकाल सकते हैं, यानी इन दो का अगर आपको पता हो तो फिर आप क्या निकाल सकते हैं, साई ऑफ एक्स टी, राइट। साई एक्स जीरो बेसिकली ये चीज़ है और वी ऑफ एक्स पोटेंशियल है, वही आपको बाउंड्री कंडीशंस भी देगा। ये बाउंड्री कंडीशंस समझ लें और ये इनिशियल कंडीशन समझ लें, उनसे आप ये कोएफिशिएंट निकालेंगे एंड साई निकालेंगे, वो यहाँ पे पुट करेंगे, ये फैक्टर एज इट इज आएगा एंड यू विल गेट अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन
ठीक है, जिसमें साए टाइम पे भी डिपेंड कर रहा होगा। ओके, तो इसको ज़रा बना लें तस्वीर। ये मेजरमेंट प्रॉब्लम जो है ना, ये अभी तक प्रॉब्लम है, यानी इस पे अभी तक बहुत सारा बहस मौजूद है कि होता क्या है। क्वेश्चन पता क्या है? क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द मेजरमेंट। मसलन वो जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स इंटरफेरेंस कर रहे होते हैं, तो जब आप उनको ऑब्जर्व करते हैं तो वो इंटरफेरेंस ख़त्म क्यों हो जाती है? तो उसका जवाब जो है ना, ये बोहर और हाइजेनबर्ग वगैरह या मैक्स बॉर्न वगैरह वो ये देते हैं कि आपका जो वेव फंक्शन था ना इनिशियली, जब आप मेजरमेंट करते हैं, मतलब वो ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, मेजरमेंट का मतलब ऑपरेटर अप्लाई करना, तो उस वक्त वो जो वेव फंक्शन था ना वो कोलैप्स कर जाता है। जब वेव फंक्शन कोलैप्स कर जाता है तो इसका मतलब होता है कि आपको जो उसकी पहली नेचर नज़र आ रही थी, वेव नेचर, वो पार्टिकल नेचर में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, आपको उसका पार्टिकल सिर्फ बिहेवियर दिखाई दे रहा है, तो जो पहले वेव पैकेट था वो अब आपको दिखाई नहीं देगा। तो नहीं, इंटरफेरेंस तो एक वेव फिनोमिना है ना, वो तो इलेक्ट्रॉन करते हैं। ठीक है, अब मैं ये देखना चाहता हूं कि वो इलेक्ट्रॉन कैसे इंटरफेरेंस करते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन जाके वो भी इंटरफेरेंस कर देता है, तो हाउ कैन इट हैपन? ठीक है, मैंने उस फिनोमिना को स्टडी करना है कि ये कैसे हुआ है। तो उसको स्टडी करने के लिए मुझे उसको देखना पड़ेगा ना। मैं कोई कैमरा लगाऊंगा, मैं कोई चीज़ लगाऊंगा उस एक्सपेरिमेंट के ऊपर और देखूंगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन जो ही आप वो कैमरा लगाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन इंटरफेरेंस नहीं करता। हालांकि आपने कुछ नहीं किया, उस सिस्टम को आपने डिस्टर्ब नहीं किया, आपने जस्ट उसको ऑब्जर्व किया है। तो ऑब्जर्व करने से वो जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो ही कैमरा आप ऑफ करते हैं वो इंटरफेरेंस पैटर्न फिर आ जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन को पता चल जाता है कि आप उसको देख रहे हैं। समझ रहे हैं? तो जो ही इलेक्ट्रॉन को पता चलता है कि आप देख रहे हैं, वो अपना बिहेवियर चेंज कर लेता है। वो नहीं बताना चाहता कि मैं पीछे क्या करके आया हूं। ठीक है, अब इस चीज़ को कॉमन सेंस तस्लीम नहीं करती। ठीक है, कि या फिर इवन जो सही किस्म की फिजिक्स है वो तो ये कहती है कि हमने उस फिनोमिना को एक्सप्लेन करना है कि वहाँ पे हो क्या रहा है, हमने उसको अंडरस्टैंड करना है कि ये कैसे हुआ है, हुआ क्या है। ये तो हमें पता चल गया कि इंटरफेरेंस खत्म हो गई जब आपने ऑब्जर्व किया इलेक्ट्रॉन को। कैसे हुआ है इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये हमने कहानी बड़ी अच्छी बना ली है कि एक वेव पैकेट है साई ऑफ एक्स टी, उसके ऊपर आपने ऑपरेटर लगाया तो वो कोलैप्स कर गया और आपको एक ऑब्जर्वेबल की वैल्यू मिल गई। लेकिन उस मेजरमेंट से पहले उसकी क्या वैल्यू थी? मसलन मैं मेजर करता हूं कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो है ना, वो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में मैं मेजर करता हूं, तो मैंने देखा, अब मैंने ऑब्जर्व किया है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट में है, हाइड्रोजन के इर्द गिर्द फर्स्ट ऑर्बिट में है। मैं ये सवाल ही आपसे ये करना चाहता हूं कि वो मेरी मेजरमेंट से पहले भी फर्स्ट ऑर्बिट में था। आमतौर पे आप क्या कहते हैं कि वो वहीं था तो हमने मेजर किया है ना। समझ रहे मेरी बात को? इसको समझे ज़रा कि वो कोई चीज़ जहाँ पे थी तो मैंने उसको देखा है ना, वहाँ पे थी। मसलन मैं ये कहता हूँ कि मैंने मार्कर, ये नीला मार्कर जो है, इसको देखा है कि ये इधर पड़ा हुआ है। ठीक है, ये मेरी लैंग्वेज है कि ये इधर पड़ा हुआ था और मैंने इसको देखा, ये हमारी लैंग्वेज है। लेकिन यहाँ पर हम ये बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि मेरे देखने से पहले यहाँ पे नहीं था। श्योरिटी उसकी भी नहीं है, लेकिन क्लासिकल वर्ल्ड में हमें ये श्योरिटी है कि ये मार्कर इस कमरे से बाहर नहीं है या इस टेबल से बाहर नहीं है। इतनी श्योरिटी तो है ना। क्वांटम मैकेनिक्स आपको इतनी श्योरिटी भी नहीं देती, वो प्रोबेबिलिस्टिक है। वो कहती है कि ये मार्कर मरीख के ऊपर जो रोवर गया हुआ है उसके अंदर उन्होंने रखा हुआ है, उसकी प्रोबेबिलिटी भी है। लेकिन जो ही मैंने
इसको यहाँ पर मेजर करना चाहा तो ये यहाँ पे आ गया। ये है जिसको फाइनमैन कहता है नो वन अंडरस्टैंड्स क्वांटम मैकेनिक्स। तो अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं तो हमें भी समझाएं कैसे करते हैं। तो यहाँ पर अब आपको एक बड़ी ठीठ किस्म की पोजीशन लेनी पड़ती है। ग्रिफिथ ने ना बहुत मज़े की इस्तेलाहें इस्तेमाल की हैं जस्ट आपके इंटरेस्ट के लिए। वो कहता है 3 तरह के फ़िरके पैदा हो गए हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। पहले फ़िरके को वो कहता है रियलिस्ट्स, ठीक है। इस फ़िरके में है आइंस्टाइन, श्रोडिंगर, ये इनका फ़िरका है रियलिस्ट्स, ठीक है। ये कहते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट होने का मतलब क्या है? इनकम्प्लीट होने का मतलब ये है कि बिफोर द मेजरमेंट इलेक्ट्रॉन उसी जगह पर होता है, वो पार्टिकल उसी जगह पर लाजमी है कि वहीं पे हो, ठीक है। लाजमी है कि वो वहीं पे हो, तभी तो हमने उसको वहाँ पे देखा कि वो वहाँ पे पहले था। तो हमने तो सिर्फ देखा है ना, हमने उसको डिस्टर्ब तो नहीं किया, हमने तो उसको देखा है कि वहाँ पे था कि नहीं। मसलन मैं अभी आपसे कहूँ कि ज़रा देख के आएँ डॉक्टर यासिर साहब रूम में हैं कि नहीं, और आप जाते हैं और डॉक्टर साहब रूम में बैठे होते हैं, वापस आके आप मुझे क्या रिपोर्ट करेंगे? आप कहेंगे वो रूम में ही थे। मतलब सेंस ये बना रहे हैं आप अपनी लैंग्वेज के थ्रू कि जब आपने उनको देखा तो वो रूम में थे। मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने जब दरवाज़ा खोला उससे पहले वो रूम में थे? दरवाज़ा बिल्कुल बंद था, पूरा कमरा बंद था। तो आपको मैं कह रहा हूं कि कमरा बंद था और आपने दरवाज़ा खोला तो अंदर डॉक्टर साहब बैठे थे। मैं कह रहा हूं कि दरवाज़ा खोलने से पहले मुझे, अब आपको क्या इस स्टेटमेंट से आपको क्या नतीजा मिल रहा है कि दरवाज़ा खोलने से पहले वो रूम में थे? होने चाहिए। लॉजिक कॉमन सेंस क्या कहती है कि होने चाहिए। दरवाज़ा खोल के देखा है ना, पहले थे तो देखा है ना। तो ये रियलिस्ट पोजीशन है। अब एक और पोजीशन है, वो है ऑर्थोडॉक्स पोजीशन। उनको वो कहता है ऑर्थोडॉक्स। ग्रिफिथ बड़ा मज़े का आदमी है, बड़ी मज़े की इस्तेलाहें इस्तेमाल करता है। ऑर्थोडॉक्स में आ जाते हैं आपके बोहर साहब, हाइजेनबर्ग और बॉर्न, ठीक है। तो ये कहते हैं कि हमें नहीं पता उससे पहले था कि नहीं, यानी ये कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स कंप्लीट थ्योरी है। कंप्लीट थ्योरी का मतलब ये है कि बिफोर द मेजरमेंट यू डोंट नो, ठीक है। यानी ये सारी कहानी चल रही है बिफोर मेजरमेंट। बिफोर मेजरमेंट कायनात के बारे में क्या कहा जा सकता है, ठीक है। ये कहते हैं कि डेफिनेटली आप कह सकते हैं, ये कहते हैं कि नहीं, ये कहते हैं कि डेफिनेटली आपको पता होता है कि उससे पहले क्या था। जैसे दरवाज़ा खोलने से पहले वो डॉक्टर साहब अंदर थे, होने चाहिए, लाजमी है। क्योंकि अगर वो कमरे में नहीं थे और कमरे में आने की कोई और जगह नहीं, सिर्फ वो दरवाज़ा था, तो उस दरवाजे पे तो आप खड़े थे, तो वो कमरे में कहाँ से आ गए? तो इसका एक ही नतीजा है कि वो पहले से वहाँ पे थे। आम जिंदगी में तो हम यही कहते हैं। ये कहते हैं नहीं, प्रॉबेबली। ऑर्थोडॉक्स वाले कहते हैं नहीं, बिफोर द मेजरमेंट हो सकता है। मसलन मैं आपसे पूछूं कि आपके दरवाज़ा खोलने से पहले डॉक्टर साहब कमरे में थे, तो आपके हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कमरे में थे, लेकिन रिजल्ट आपका ये कह रहा है कि वो कमरे में हैं। लेकिन दरवाज़ा खोलने से पहले भी वो थे कमरे में। इसका जवाब आपके पास है प्रॉबेबली। ऑर्थोडॉक्स जो हैं वो ये कहते हैं। तीसरा एक फिरका है जो एग्नोस्टिक हैं, उनके लिए इस्तेलाह ये इस्तेमाल होती है, एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक बड़े मज़े के लोग हैं। वो कहते हैं डोंट नो, हमें नहीं पता थे या नहीं थे। ना हम प्रॉबेबली की बात करते हैं, ना हम डेफिनेटली की बात करते हैं। हम ये बात करते हैं कि हमें कुछ नहीं पता, ठीक है, हैं? आपकी कैटेगरी है। ठीक है, तो एग्नोस्टिक हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ इनकी पोजीशन भी कमज़ोर हो गई और इनकी पोजीशन भी कमज़ोर हो गई। और ये वो है क्वांटम मैकेनिक्स जो हम पढ़ रहे हैं, बॉर्न इंटरप्रिटेशन, हाइजेनबर्ग पिक्चर और कंप्लीट थ्योरी, प्रोबेबिलिस्टिक नेचर। हाँ, ये बड़े ऑब्जेक्टिव, ये डिटर्मिनिस्ट किस्म के लोग थे, ये डिटर्मिनिस्ट किस्म के लोग थे और ये प्रोबेबिलिस्टिक थे और ये कहते थे कि भाई हमें नहीं पता। एग्नोस्टिक में एक नाम तो पॉली का है,
दूसरा और मुझे अब याद नहीं है, ठीक है। तो ये पॉली वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी है, मतलब ये बहुत सी इसकी चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं। क्वांटम पे एग्नोस्टिक था और स्ट्रिंग थ्योरी के ऊपर ये कहता था कि ये नॉट इवन रॉन्ग, समझ रहे हैं, सही भी नहीं कहा गलत भी नहीं कहा ना। तो ये हमेशा ऐसी स्टेटमेंट्स एग्नोस्टिक, तो ये एग्नोस्टिक बड़े सियासी होते हैं, ठीक है। वैसे एग्नोस्टिक की टर्म जो है वो रिलीजियस सेंस में भी बोली जाती है कि एक थीस्ट होते हैं, एक एथीस्ट होते हैं, मतलब ये समझ लें थीस्ट हैं। आइंस्टाइन का भी गॉड एक था ना, ये थीस्ट थे, ये एथीस्ट, और ये हैं जो कहते हैं कि यार पता नहीं है कि नहीं, समझ रहे हैं, वो दोनों तरफ होते हैं, ठीक है। वो कहते हैं आखिरत में पता चलेगा जी। जो ऑर्थोडॉक्स है, मतलब कि ये इनका कहना ये है कि जब हम कोई पोजीशन फाइंड आउट करते हैं किसी हाँ, पार्टिकल की, और हम ये देख लेते हैं कि वो एक जगह पे मौजूद है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो पहले भी वहीं था। लेकिन मतलब कि वो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसकी पोजीशन उस वक्त उधर आया। नहीं नहीं, वो ये कहते हैं, वो ये कहते हैं, बिल्कुल आपने अच्छा पॉइंट उठाया। वो ये कहते हैं कि जिस वक्त आपने कमरा खोला और आपने डॉक्टर यासिर साहब की चेयर को देखा, डॉक्टर यासिर साहब वहाँ पे आ गए, उससे पहले नहीं थे, या हो सकता थे या हो सकता है नहीं थे, समझ रहे हैं। यानी वो एक ही वक्त में द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग डॉक्टर यासिर जमील इन हिज चेयर इज नॉन जीरो एवरीवेयर फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होल ऑफ द यूनिवर्स। मतलब वो हो सकता है मरीख पे थे और आपने जो ही दरवाजा खोला वो इधर आ गए, ये बात कर रहे हैं। कैसे आगे? नो वन अंडरस्टैंड्स क्वांटम मैकेनिक्स, रिचर्ड फाइनमैन। नहीं और हाँ तब अपीयर हुआ, जी जी जी। नहीं ना, कैसे का जवाब नहीं है ना, इसीलिए तो ये मैं कह रहा हूं कि स्टिल इट इज अ प्रॉब्लम। इसको कहते हैं मेजरमेंट प्रॉब्लम, इट इज कॉल्ड मेजरमेंट प्रॉब्लम। इस पे अभी भी लोग कर रहे हैं। फाइनमैन ने आके अपनी एक इंटरप्रिटेशन दी। फाइनमैन ने तो मतलब मैनी वर्ल्ड, उसके बाद एवरेट की मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन फाइनमैन की बुनियाद के ऊपर ही आती है। तो वो तो ये कहता है कि बहुत सी यूनिवर्सेस हैं, एक यूनिवर्स ही नहीं, बहुत सी यूनिवर्सेस के अंदर भी उसके होने की प्रोबेबिलिटी है। और आप जब मेजरमेंट करते हैं तो इसको बोलते हैं कोलैप्स ऑफ द वेव फंक्शन। कोलैप वो वेव फंक्शन जिसके अंदर, वेव फंक्शन को थोड़ा सा शायद आप समझे नहीं है। वेव फंक्शन एक ऐसी चीज है जो आपको पूरी कायनात में फैला हुआ दिखाई देता है। मसलन आप भी एक वेव फंक्शन है, ये डस्टर एक वेव फंक्शन है, ये कमरा एक वेव फंक्शन है, एवरीथिंग इज वेव फंक्शन। वो सारे वो, और वेव फंक्शन कहां से कहां तक जाता है? -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। यानी आप सिर्फ इस कमरे में नहीं हैं, आप पूरी कायनात में मौजूद हैं। मैं ये जो कह रहा हूं कि आप यहां इस कमरे में मौजूद हैं, तो ये मेरी आंखों की जो मेजरमेंट हो रही है ना फोटॉन्स के थ्रू, उसके जरिए मुझे आप नजर आ रहे हैं। आप यहां पर हैं या नहीं वो मुझे नहीं पता, नॉट मेंटली, फिजिकली। ये मैं यकीन से नहीं कह सकता कि आप मेरे देखने से पहले यहां थे। अब इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दें क्वेश्चन को, वो ये है कि ये जिसको हम कायनात कहते हैं, जिसको हम हकीकत कहते हैं, ये इसको अगर मैं ना देखूं तो क्या ये होगी ऐसी जैसी कि मैं इसको देख रहा हूं? क्या सुर्ख सुर्ख होगा? क्या नीला आसमान नीला ही है? समझ रहे हैं चीजों को? ये है बड़ा क्वेश्चन रियलिटी के ऊपर, कि जिसको मैं कायनात कहता हूं और जिसको मैं जान रहा हूं, तो ये बाहर है कि ये सारा इधर ही माइंड के अंदर सारा कुछ चल रहा है। और इस जानने के अमल में, ये कायनात के जानने के अमल में, दरअसल तो मैं अपने आप को जान रहा हूं। मन आरफ नफ्सहू फक़द आरफ रब्बहू, ये उस तरह की बात है। हाँ, इसमें एडवांटेज जो है ना वो ये है कि ये इफेक्ट्स, ये प्रोबेबिलिस्टिक इफेक्ट्स डोमिनेंट होते हैं माइक्रो वर्ल्ड्स के अंदर जाके, ये क्लासिकल वर्ल्ड के अंदर डोमिनेंट नहीं है। मतलब ये जो जितनी मैं बातें कर रहा हूँ ना, ये बड़ा क्रूड वे था। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, वी आर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। जब आपको पता ही नहीं, किसी आप श्योर ही नहीं है, तो फिर जो है ना वो उससे एक फर्म कंक्लूजन निकालना और वो बाकी या एक फर्म स्टेटमेंट देना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, नामुमकिन, इम्पॉसिबल। यही
मतलब जब क्वांटम मैकेनिक्स आई है और इन लोगों ने ये बातें की, मैंने बताया ना कि हाइजेनबर्ग को बुक लिखनी पड़ी फिजिक्स एंड फिलॉसफी की, उस वक्त पूरी दुनिया में फिलासफर्स ने सवाल उठाए, लोगों ने सवाल उठाए कि यार ये तुम क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो, ये आप वाली ही बात है। इस तरह तो हम कोई भी ऑथेंटिक 100% किसी बात के ऊपर भी सच होने का दावा नहीं कर सकते। सर ने ये जो भी आपने बात की है ना, इसके बाद मेरे माइंड में बाकी ये चीज आ रहा है कि मैं आसमान को नीला सोचती हूँ, क्या मतलब मुझे इस वजह से नीला नजर आता है, वो एक्चुअली नीला ना हो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वो असल में वैसे नीला है भी नहीं, और फिर उससे बड़ा सवाल वो आसमान भी नहीं है कि नहीं है। शेक्सपियर में जो उसका हैमलेट है, आप उसको पढ़ें तो वो हैमलेट जो है ना, वो उसने उसका बाप होता है किंग, तो वो उसकी माँ को मार देता है, तो वो अपने बाप को मारना चाहता है ना, तो अब वो डिसीजन लेना चाह रहा है कि मैं अपने बाप को मारूं या ना मारूं। माँ का बदला लेते हुए एक बेटा मार रहा है, अच्छी बात है, लेकिन मार रहा है बुरी बात है। तो वो इन दोनों की सुपरपोजिशन में है, टू बी और नॉट टू बी, टू किल और नॉट टू किल, टू प्रे और नॉट टू प्रे, टू ईट और नॉट टू ईट, टू लव और नॉट टू लव, टू हेट और नॉट टू हेट। इंसान सारी जिंदगी इसी में रहता है। कर्बनाक चीज है, इसको बोलते हैं। और फिर यही जो है ये बड़ी प्रोग्रेस हम कह रहे हैं कि हर चीज इसी से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये सर वो शराब वाली बात हो गई है, दूर से चीज नजर आती है, पास आउट हो आएगा। हाँ, बस शराब ही है, और क्या उसको कहा जा सकता है, मतलब इम्कान की दुनिया है। मैंने इसलिए कहा था कि वो गालिब ने कहा है ना कि है तमन्ना का दूसरा कदम कहाँ या रब, मैंने दश्ते इम्का को एक नक्शे कफ़े पा पाया। यानी ये जो प्रोबेबिलिस्टिक वर्ल्ड है, ये तो अभी एक आज का इंसान कह रहा है ना, अभी आगे वाले आने वाले इंसान तो पता नहीं इससे भी आगे क्या डिस्कवर कर लेंगे। गालिब इसके बारे में नहीं कह रहा था, वो तमन्ना के बारे में कह रहा था, ख्वाहिश के बारे में। लेकिन ये मतलब ये सारी बहसें मिक्स अप हो जाती हैं, तो आपको बड़ा एक आर्टिस्टिक होकर चीज़ों को लेना पड़ता है। नतीजा ये निकलता है कि फिक्स्ड रियलिटी की बात करना क्वांटम के बाद मुमकिन नहीं रहा। ऑथेंटिक 100% ट्रू स्टेटमेंट देना क्वांटम के बाद पॉसिबल नहीं रहा। बट अगेन आई विल से, ये सारा कुछ डोमिनेंटली आपको नजर आता है माइक्रो वर्ल्ड के अंदर, मैक्रो वर्ल्ड में ये नजर नहीं आता। दैट डजंट मीन कि मैक्रो वर्ल्ड में क्वांटम अप्लाई नहीं होती। वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ याद है ना आपको, कि अगर आपके पास लैम्डा है तो वो होता है h/p। तो चूंकि h की वैल्यू स्मॉल है, तो इस वजह से आपका जब तक मोमेंटम बहुत ज़्यादा लार्ज स्मॉल नहीं होगा, तब तक आपकी जो वेवलेंथ है वो ऑब्जर्वेबल नहीं होगी। सो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में तो ये वेव नेचर नज़र आ जाती है, लेकिन 1 ग्राम गेंद के अंदर वो ऑब्जर्व नहीं होती। उसकी जो वेवलेंथ है वो 10⁻34 की वजह से 10⁻30 की रेंज में आती है। तो इतनी स्मॉल वेवलेंथ मेजर नहीं होती हमसे। दैट डजंट मीन कि वो ज़ीरो है, वो ज़ीरो तो नहीं है ना, अनऑब्जर्वेबल है, नॉन एग्जिस्टेंट नहीं है। ये नहीं आप कह सकते कि वो मौजूद नहीं है वेव नेचर। तो क्लासिकल भी वेव नेचर मौजूद है, ऑब्जर्वेबल नहीं है। You cannot observe the wave nature in classical objects, but it is present, right? तो किस चीज को मेजर करें? बनाए गए, मैंने आपको बताया 2009 में क्वांटम पेंडुलम बनाया गया है MIT के अंदर। वो एक पेंडुलम लगा भैया है, उन्होंने बनाया इस तरह का ऑब्जेक्ट कि उसकी वाइब्रेशंस के अंदर आपको अच्छा, इस चीज़ का आपको पता कैसे चलेगा? आपको पता चलेगा डिस्क्रीट एनर्जी से, कि अगर किसी भी सिस्टम की एनर्जी डिस्क्रीट हो रही है तो इसका मतलब उसमें पीछे वेव नेचर, वेव पैकेट, वो सारी क्वांटम मैकेनिक्स उसके अंदर है। तो उन्होंने ऐसा पेंडुलम वहाँ पे बनाया है, और भी बनाई जा सकती हैं, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सी द क्वांटम इफेक्ट्स इन क्लासिकल वर्ल्ड। मतलब हम इनडायरेक्टली तो देख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट कोई मशीन बना के उसके अंदर क्वांटम इफेक्ट्स। अच्छा, एक और चीज़ के आपने लिक्विड हीलियम का नाम आपने सुना होगा, सुपर फ्लूइड्स, ठीक है ना, सुपर कंडक्टर्स, ये सारे के सारे अब आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं ना। लिक्विड हीलियम है, उसको आपने एक बीकर में डाला हुआ है और वो उसमें से निकलती आ रही है। इट कैन नॉट बी कंटेन्ड इन अ बीकर, ठीक है ना, लिक्विड हीलियम, तो वो निकलती है ना उसमें से। अब लिक्विड हीलियम अगर सुपर फ्लूइड बनती है ख़ास टेम्परेचर पे जाकर,
तो वो प्योर क्वांटम इफेक्ट है और आप उसको अपनी आंखों से देख रहे हैं कि ये हो रहा है। आपकी क्वेश्चन ये कहती है कि वो लिक्विड हीलियम पानी की तरह बीकर के अंदर नहीं बैठेगी, और अब आप उसको देख भी रहे हैं, रियल वर्ल्ड में उन्होंने बनाई है। सुपर कंडक्टर्स को आप देखते हैं, उनको आप इस्तेमाल करते हैं। सुपर कंडक्टिविटी इज प्योर क्वांटम फिनोमिना, सुपर फ्लूइडिटी इज प्योर क्वांटम फिनोमिना। तो ये चीज़ें हम रियल वर्ल्ड में उनको देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही माइंड में है, हम उनकी एग्जांपल्स देख रहे हैं। अब तो क्वांटम कंप्यूटर्स आने वाले हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो आपकी माइक्रो चिप्स बनती हैं, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। विदाउट क्वांटम मैकेनिक्स आपके मॉडर्न कंप्यूटर्स नहीं होने थे। मॉडर्न कंप्यूटर आप क्लासिकली उसको देख रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ काम कर रही है वो क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स। सो अगर ये गलत होती तो ये एप्लीकेशंस आपको ना मिलती सुपर कंडक्टिविटी की फॉर्म में, सुपर फ्लूइडिटी की फॉर्म में, और भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, ठीक है। बल्कि अब तो मैंने बताया कि क्वांटम बायोलॉजी बड़ा काम कर रही है इस हवाले से कि डीएनए के ऊपर जो है उसका वेव फंक्शन बना लो और वो कोलैप्स करता है तो मतलब बच्चा पैदा हो जाता है। बड़ी क्रूडली मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह की चीज़ें हैं कि जो वेरिएशन होती है जीन्स के अंदर जेनेटिक म्यूटेशन के थ्रू और इर्तिका होता है जीन्स का, तो वो उसमें भी क्वांटम फिनोमिना तो काम कर रहे हैं, बिकॉज वो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं ना, मॉलिक्यूल्स जो हैं। तो इफ़ क्वांटम मैकेनिक्स इज ट्रू यू कैन अप्लाई दैम टू जेनेटिक मटीरियल्स, क्वांटम बायोलॉजी एंड सो ऑन। सो बहुत अब तो मतलब इसी वजह से तो ये लोग मानते नहीं थे कि अभी एप्लीकेशन नहीं आई थी। ये अगर और कुछ जिंदा रह जाते तो हो सकता है कि मतलब बहुत सी ये चीज़ों को मान जाते, क्योंकि अब तो एप्लीकेशन आ गई ना। लेकिन स्टिल जो अंडरस्टैंडिंग चूँकि हमारी कॉमन सेंस से अभी भी टकराती है कि ये कैसे होता है कि मेरे देखने से चीज़ें पैदा होती हैं, उससे पहले नहीं होती एक जगह पर। मतलब ये स्टेटमेंट ही नहीं समझ आती कि जब मैं कायनात को देखता हूँ तो वो वहाँ पे होती है, और जब मैं कायनात को नहीं देखता तो वहाँ पे नहीं होती। जी हाँ, लेकिन रियलिस्ट की पोजीशन ये है कि रियलिटी मेरे माइंड से इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती है। कायनात मेरे जहन में ही नहीं है सिर्फ, वो बाहर भी एग्जिस्ट करती है। मतलब अगर मैं ना भी उसको देखूं तो कायनात वहाँ पे होगी। हमें यकीन होता है कि जब हम यहाँ यूनिवर्सिटी से घर जाएंगे तो हमारा घर होगा, ये नहीं है कि वो नहीं रहेगा। हमें यकीन है ना, हम अपनी पूरी ज़िंदगी इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर गुजार रहे हैं कि जिसमें हमें किसी काम के करने से पहले उसका यकीन करना पड़ता है। मतलब ऑर्थोडॉक्स कहते हैं दुनिया में पता नहीं है ये नहीं। जी हाँ, ऑर्थोडॉक्स ये कहते हैं। बेसिकली इनको ऑर्थोडॉक्स नहीं कहना चाहिए, गलत इस्तेलाह इस्तेमाल की है ग्रिफिथ ने। फिलोसफिकली इनको आइडियलिस्ट कहना चाहिए। ये आइडियलिस्ट हैं। आइडियलिस्ट वो होते हैं जो आइडिया को रियलिटी से ज्यादा अहमियत देते हैं। यानी वो कहते हैं कि आइडिया इज मोर रियल देन रियलिटी, एक्सटर्नल रियलिटी। यानी हकीकत से ज्यादा बड़ी हकीकत मैं खुद हूं। ठीक है, हमारे सूफी इस तरह की बातें किया करते थे, लेकिन अब इधर भी हो रही हैं। बट वो सूफी जिन चीज़ों की बातें करते हैं वो रूहानियत की हैं, ना उसमें मैटर है ना एनर्जी। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो मैटर और एनर्जी है, दैट इज नॉट रूहानियत। ओके, एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। फ्री पार्टिकल को तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है वेव पैकेट के सेंस में, तो मेरा ख्याल है अब उस प्रॉब्लम को दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू पुट योर पोटेंशियल इक्वल टू 0 एंड देन यू कैन फाइंड दी सॉल्यूशंस। और वो सॉल्यूशंस आप देखते हैं कि चलो मैं एक एग्जांपल करवा देता हूँ, बाकी मैं जस्ट आपको फिर रिजल्ट्स बताऊंगा, वो फिर मैं करवाऊंगा नहीं। फ्री पार्टिकल को कर लेते हैं, वो ज़रा अच्छी चीज़ है। ये जो आइडियलिज्म और मटीरियलिज्म की बहस है ना, ये बड़ी पुरानी है और बड़ी मज़े की है। अगर आप फिलॉसफी में इंटरेस्टेड हो तो लाजमी इसको पढ़िएगा, फिर आपको नज़र आएगा कि साइंस के पीछे फिलॉसफी कैसे काम कर रही है। ठीक है, तो अरिस्टोटल जो था ये मटीरियलिस्ट इसको कहा जाता है, और प्लेटो जो था इसको आइडियलिस्ट कहा जाता है, और इनके पीछे जो था सोक्रेटिस वो एक किस्म का एग्नोस्टिक था। ठीक है, तो वो तीन जो बड़े नाम है ना, सुकरात, अफलातून और अरस्तू, वही तीन पोजीशंस आज तक चली आ रही हैं। और अभी तक जितनी बहसें हैं वो कोई अफलातून की तरफ हो जाता है, कोई अरस्तू की तरफ हो जाता है, कोई सुकरात की तरफ हो जाता है। ठीक है ना, तो सुकरात बड़ा मज़े का आदमी था, उसने एक भी किताब नहीं लिखी, कोई चीज़ नहीं लिखी। वो कहता था कि मुझे
सारी ज़िंदगी गुजारने के बाद 80 साल की उम्र में उसने जहर का प्याला पिया था। तो कहता था कि सारी ज़िंदगी में मैं एक ही बात सीख पाया हूँ। वो बड़ा मशहूर वाक़या है, उसको फांसी दी गई थी ना, उस पर इल्ज़ाम लगा था कि नौजवानों के ज़हन ख़राब करता है, जैसे मैं आपके कर रहा हूँ। वो ऐसी बातें करता था कि जिससे ज़हन ख़राब होते थे। तो उस पर इस इल्ज़ाम के तहत, उसके कानून के तहत, एथेंस का कानून, उन्होंने फिर सज़ा खैर दे दी उसको। तो वो एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि वहाँ पे एक ओरेकल ऑफ डेल्फी था एथेंस के अंदर ना, मतलब एक बिल्डिंग थी जहाँ पे वो जाके आवाज़ देते थे और खुदा उनके सवालों के जवाब देते थे, तो उसको ओरेकल ऑफ डेल्फी कहते थे। तो ओरेकल ऑफ डेल्फी पे जाके लोगों ने पूछा कि इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे समझदार, सबसे हिकमत वाला इंसान, वाइज पर्सन कौन है? तो आवाज़ आई सोक्रेटिस, सुकरात। तो लोग सुकरात के पास आ गए कि भाई अब तो खुदाओं ने तुम्हारी तस्दीक कर दी है, और हमने वहाँ पे पूछा कि दुनिया में सबसे समझदार इंसान कौन है, तो आगे से खुदाओं ने कहा कि सुकरात सबसे समझदार है। तो तुम्हारे पास ऐसा क्या ऐसी समझदारी है, हमें भी बताओ। तो उसने कहा कि हाँ, क्योंकि ये खुदाओं ने कहा है, लिहाजा इसका इनकार तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये खुदाओं ने कहा है। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है कि मैं सबसे ज़्यादा समझदार कैसे हूँ। तो उन्होंने कहा जी हाँ जी बताएं, सबसे ज़्यादा समझदार आप कैसे बने? उसने कहा कि मैं सबसे ज़्यादा समझदार इसलिए हूँ क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मैं कुछ नहीं समझता। I am the greatest person in the world because I don't know anything. ये बहुत बड़ा तंज था उन लोगों के ऊपर, आज भी ये तंज सुकरात का कायम है, जो ये कहते हैं कि हम जानते हैं, हमें पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। ये उनके ऊपर तंज है कि जो अपने आलिम होने का दावा करते हैं, जो कहते हैं कि हमें इल्म है। सुकरात कहता है आपको होगा, मुझे तो नहीं है। और खुदा ये कह रहे हैं कि सुकरात से ज़्यादा, ठीक है ना। तो कहा जाता है कि इल्म की इंतहा ये है कि आप अपनी जहालत को तस्लीम कर लें, उसकी इंतहा देख लें। इल्म की इंतहा ये है कि अपनी जहालत की इंतहा देख लें, ठीक है। तो जहल मुरक्कब की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है उर्दू में। उसका मतलब ये होता है कि आप इतने जाहिल हैं कि आपको ये भी नहीं पता कि आप जाहिल हैं। समझ रहे हैं? तो हमारी कौम में खैर इस तरह के बड़े नमूने मिलते हैं जो इतने जाहिल होते हैं कि उनको ये बताना भी मुश्किल हो जाता है कि तुम जाहिल हो, ठीक है। तो दूसरे को खैर बताना भी नहीं चाहिए, अपने आप को पहले देखना चाहिए। और सुकरात ये कहता है कि तो ऑर्थोडॉक्स और रियलिस्ट दोनों जाहिल थे, फिर एग्नोस्टिक ठीक होते हैं, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स कह रहे हैं कि हमें ये कन्फर्म पता है कि प्रोबेबिलिस्टिक है कायनात, और रियलिस्ट कह रहे हैं कि हमें कन्फर्म पता है कि यूनिवर्स जो है ना वो डेफिनेट रूल्स के ऊपर चलती है, वो प्रोबेबिलिस्टिक नहीं है। तो एग्नोस्टिक है ना फिर जो कह रहा है कि यार तुम दोनों को पता होगा, मुझे तो नहीं पता। तो एग्नोस्टिक पोजीशन बड़ी मज़े की पोजीशन है। खैर बहरहाल जस्ट एक लास्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं और फिर हमने इस कोर्स को भी क्लोज करना है। फ्री पार्टिकल, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एंड के ऊपर जो हम डिस्कस करना चाहते हैं। फ्री पार्टिकल बेसिकली क्या चीज़ होता है कि यू टेक द पोटेंशियल इक्वल टू ज़ीरो, मतलब कोई कंस्ट्रेंट, कोई पोटेंशियल उसके ऊपर नहीं है और वो आज़ादाना घूम रहा है। फ्री का मतलब ही ये होता है कि कोई पोटेंशियल उसके ऊपर मौजूद नहीं है। अच्छा, अब अगर आप इससे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में पुट कर दें तो मैं जस्ट अब इसकी ये फॉर्म लिख रहा हूँ। यू कैन फाइंड दिस, डी स्क्वेयर बाय डी एक्स स्क्वेयर बनेगा प्लस के स्क्वेयर साई ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, स्टेशनरी सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए। वेयर के स्क्वेयर मैंने किसको कहा है? के स्क्वेयर इज जस्ट 2me ओवर h बार स्क्वेयर। इसके सॉल्यूशंस जो हैं, चूँकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर है, हमने इसको पढ़ा हुआ है मैथमेटिक्स के अंदर, तो इसका सॉल्यूशन जो है पॉसिबल सॉल्यूशन कर लें। इसका जो पॉसिबल सॉल्यूशन है हमारे पास, सॉल्यूशंस बल्कि करना चाहिए, वो प्लेन वेव्स की फॉर्म में होंगे। साई एक्स इज इक्वल टू ए ई पावर एओटा के एक्स प्लस बी ई पावर माइनस एओटा के एक्स। इस तरह के सॉल्यूशन इस सेटिस्फाई करते हैं इस इक्वेशन को। यू कैन इजीली सी कि जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे के आ जाएगा बाहर, जब आप सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो के स्क्वायर आ जाएगा, तो वो ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है। वो माइनस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कैंसिल होकर इक्वल टू जीरो आ जाएगा, और यही मतलब होता है किसी इक्वेशन के सोल्यूशन का।
अब अगर आप इसका जनरल सोल्यूशन निकालना चाहते हैं तो यू विल जस्ट पुट द टाइम डिपेंडेंस इनटू द वेव फंक्शन एंड यू विल फाइंड के, याद है वो t वाला फैक्टर क्या था, e पावर माइनस एयोटा ई टी ओवर एच कट, तो वो यहाँ पर आप लिखना है उसको, वो ये था ना e पावर माइनस एयोटा ई टी ओवर एच कट, वो जिसको हमने फाई टी कहा था। अब आप e को लिख सकते हैं, आपको पता है e इज इक्वल टू क्या होता है, एच कट ओमेगा, तो यहाँ पर पुट करें तो क्या बनेगा, e पावर माइनस एच कट ओमेगा टी ओवर एच कट, तो एच कट कैंसिल हो जाएगा, e पावर माइनस एयोटा ओमेगा टी बनेगा। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। तो e पावर एयोटा के एक्स मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, इसके साथ, तो ये बन जाएगा माइनस ओमेगा टी। सिमिलरली यहाँ पर आप लिखेंगे e पावर माइनस एयोटा और आ जाएगा के एक्स माइनस ओमेगा टी, और इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ये मैंने सही लिखी है, दोनों सेम तो नहीं कर दी? ओके ठीक है। अब आपको समझ आ रही है कि ये एक ऐसी वेव है जो कि लेफ्ट की तरफ ट्रैवल कर रही है, और ये एक ऐसी प्लेन वेव है जो कि राइट की तरफ ट्रैवल कर रही है। ये चीज़ें आपने इलेक्ट्रोडायनामिक्स में भी देखी होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी इस तरह से प्लेन वेव्स में लिखा जाता है। अब चूंकि यहाँ पर आपने पोटेंशियल जीरो कर दिया, तो पोटेंशियल जीरो करने का मतलब है नो बाउंड्री कंडीशंस। यहाँ पर आपने कोई बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई नहीं की, नो बाउंड्री कंडीशंस। जी वो ये साई एक्स टी जो है ना, चले मैं लिख देता हूँ, ये आपके आने से पहले ये बात हुई थी कि इट इज़ बेसिकली साई ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय फाई ऑफ टी। तो फाई ऑफ टी हमने पहले निकाला हुआ है, वो अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस साई ऑफ एक्स के साथ, एंड यू विल गेट दिस जनरल सॉल्यूशन। सो यू गेट दिस प्लेन वेव्स सॉल्यूशंस। अब चूंकि बाउंड्री कोई नहीं है, तो बाउंड्री कोई नहीं है तो फिर इसके कुछ रिजल्ट्स हैं, यानी इस चीज़ के कुछ रिजल्ट्स हैं। पहला रिजल्ट ये है कि प्रोबेबिलिटी निकालते हैं आप, प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है, लेट्स से मैं उसको P कह देता हूँ, और वो P मतलब इन दोनों की अलग-अलग निकाली जा सकती है। तो मैं फ़र्ज़ करें जस्ट A की फॉर्म में निकाल रहा हूँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग A, यानी फ़र्ज़ करें कि इसका जो सोल्यूशन है वो राइट ट्रैवल कर रहा है, तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी A मॉड स्क्वायर होगी। सिमिलरली अगर मैं P B करूं तो वो B मॉड स्क्वायर होगी, बिकॉज ये एक्सपोनेंशियल एयोटा है ना, तो जब आप साई स्टार साई करेंगे तो एयोटा और माइनस एयोटा वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी, और ये वाला कोएफिशिएंट सिर्फ रह जाएगा, तो इसका मॉड स्क्वायर बनेगा। अब आप देखें कि ये जो प्रोबेबिलिटीज हम निकाल रहे हैं कि वेव फंक्शन आपका पार्टिकल आपका ए वाला वेव फंक्शन लेता है या बी वाला वेव फंक्शन लेता है, यानी ये वाला या ये वाला, लेफ्ट ट्रैवलिंग है या राइट ट्रैवलिंग, तो वो दोनों जो हैं वो ना स्पेस पर डिपेंड कर रही हैं ना टाइम पर डिपेंड कर रही हैं। सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपके पास क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कांस्टेंट आ रही है। एक तो ये है इसका रिजल्ट। दूसरा, अगर मैं इसकी स्पीड निकालना चाहता हूँ इसकी या इसकी वेव की, तो स्पीड ऑफ वेव जो है, क्या फार्मूला था उसका, स्पीड ऑफ वेव v इज इक्वल टू ओमेगा ओवर के, यही था ना, स्पीड ऑफ वेव का फार्मूला ये था, ओमेगा ओवर के, वो यहाँ से आप निकालते होते हैं, ठीक है, ओमेगा ओवर के। सो ओमेगा ओवर के, इसकी अगर आप वैल्यू पुट कर दें तो दिस विल बी एच कट के ओवर 2m। यहाँ पे मैं अब डेरिवेशंस नहीं कर रहा बिकॉज दिस इज नॉट माई टास्क इज टू डिस्कस द फिजिक्स। अब क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर एक पार्टिकल की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर p स्क्वायर ओवर 2m, फ्री पार्टिकल की यही होती है ना, सॉरी वो एनर्जी होती है। स्पीड कैसे निकालते हैं, p ओवर m है ना, p ओवर m होगी, m v ओवर m होता है ना, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले सारा। हाँ, तो एम वी है तो एम एम काट के वी आ जाना है ना, तो ये क्लासिकल फार्मूला मैंने लिखा है। तो अब पी को आप लिखते होते हैं एच कट के,
ठीक है। तो अब आप देखें ये है h कट k ओवर 2m और ये क्या है h कट k ओवर m, तो ये किसके बराबर है फिर इसको चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये वेव वेलोसिटी है। तो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स h कट k ओवर 2m, so this means this is 2 times velocity of the wave। यहाँ पे मैं ये डाल रहा हूँ, ये मसला है। मसला क्या है, नज़र आ रहा है किसी को क्या मसला है यहाँ पर? इसको मैंने इस इक्वेशन से देखा कि ये तो मसला पैदा हो गया है। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम हियर, व्हाट इज़ द इशू हियर? हाँ, क्लासिकली फ्री पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसको चले मैं बताता हूँ। ये एक पार्टिकल है, लेट्स से उसका मास m है, ये मूव कर रहा है और इसकी वेलोसिटी है v। ये एक पार्टिकल मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी। क्वांटम मैकेनिकली मैं कहता हूँ नहीं, ये पार्टिकल नहीं है, ये क्या है? वेव पैकेट है, ठीक है, वेव पैकेट है, ये मूव कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या है? ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है ना, पूरे वेव पैकेट की। तो अब आपने ये रिजल्ट निकाला हुआ है ना ग्रुप वेलोसिटी का। क्या था ग्रुप वेलोसिटी का ताल्लुक क्लासिकल वेलोसिटी के साथ? व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड क्लासिकल वेलोसिटी? मुझे तो अब याद नहीं है, आप ज़रा बताएं। बल्कि उससे पहले इशू समझ लें, फिर थोड़ा आसानी होगी। इशू ये है कि एक पार्टिकल है और वो मूव कर रहा है। क्वांटम मैकेनिकली मैंने उसी पार्टिकल को एक वेव बना दिया। अगर वो वेव बन गई है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वी वेव। ये क्या थी? वी क्लासिकल। अब इन दोनों डायग्राम से समझ आ रही है मसला क्या है? मसला ये है कि जिस पार्टिकल की मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने वेव नेचर उसकी निकाली है, मैटर वेव बनाई है, तो वेव की जो स्पीड है वो तो क्लासिकल पार्टिकल से आधी रह गई है, या क्लासिकल पार्टिकल की वेलोसिटी 2 टाइम्स वेव हो गई है। ये चीज तो एक ही है ना, देखने के अंदाज मुख्तलिफ हैं, तो हरकत तो एक ही चीज कर रही है ना, चाहे उसको पार्टिकल कहें या वेव कहें, तो उनकी वेलोसिटीज क्या होनी चाहिए? दे शुड बी सेम। तो इस मसले, ये मसला जो है फ्री पार्टिकल के अंदर, इसको सॉल्व करने के लिए, यानी इस इशू को सॉल्व करने के लिए आप वेव पैकेट का सहारा लेते थे। और वेव पैकेट के अंदर फिर जब आप ग्रुप वेलोसिटी लेते हैं, ठीक है, तो वो ग्रुप वेलोसिटी जो है वो इसके साथ बराबर आ जाती है, राइट, वो इक्वल आ जाती है। ओके, सो ये एक इशू था इसके अंदर। तो कहने का मकसद है कि इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए, स्पीड ऑफ वेव के इशू को रिजॉल्व करने के लिए आपने इस वेव की जगह पे वेव पैकेट लेना है। आप जब फ्री पार्टिकल को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये गलत होगा, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये ठीक होगा, ठीक है। तो ये एक किस्म की तस्दीक है कि वेव पैकेट का कॉन्सेप्ट फ्री पार्टिकल के जो सॉल्यूशंस हैं उनको सेटिस्फाई करता है। उसके बाद एक और इशू है इसके अंदर, थर्ड इशू इस सॉल्यूशन के अंदर, एक तीसरा इशू भी है, और वो इशू है नॉर्मलाइजेबिलिटी का। तो ये नॉट नॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं रहता वेव फंक्शन, नॉर्मलाइज एबल चले कर ले। सो इफ यू राइट -∞ टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि लिमिट कोई नहीं है ना स्पेस के ऊपर, नो बाउंड्री कंडीशंस, तो स्पेस एक्सटेंड करेगी फ्रॉम -∞ टू +∞. So when you will just take the mod square of this wave function, this will give you multiply by dx भी आना है, वन डायमेंशन है ना, हाँ, this will give you infinity. So जो हमने ये कहा था कि ये it should be equal to 1 total probability, बट यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करके देख लें, मैं कर नहीं रहा, you can do this, ठीक है। आप इसको सॉल्व करें तो आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा, यानी ये इंटेग्रल डाइवर्ज करेगा। और इंटेग्रल डाइवर्ज करने का क्या मतलब होगा? ये क्यों जरूरी था नॉर्मलाइज होना फंक्शन का? स्क्वायर इंटीग्रेबल होने चाहिए, ठीक है। और टोटल प्रोबेबिलिटी ऑल ओवर द यूनिवर्स इस पार्टिकल के फाइंड करने की क्या होनी चाहिए? 100%, 1 होनी चाहिए। तो ये 1 तो नहीं आ रहा है, तो इन्फिनिटी आ रहा है। तो ये भी इसके अंदर एक इशू है। ये इशू भी रिजॉल्व हो जाता है अगर आप इस तरह से वेव ना लें, बल्कि ये वेव कौन सी है? ये जो मैंने बनाई है लेफ्ट साइड पे, ये प्लेन वेव है, और ये क्या है? सम ऑफ मैनी प्लेन वेव्स
wave packet, Fourier series of Fourier sum of many plane waves as a wave packet. तो इसका मतलब plane wave solutions does not satisfy the conditions which are necessary to define the mechanics, the quantum mechanics. तो फिर आपको प्लेन वेव सोल्यूशन फ्री पार्टिकल के लिए नहीं लेने चाहिए, वो आपको डाइवर्जिंग इंटीग्रल देते हैं. तो प्लेन वेव की बजाय आप क्या करें, बहुत सी प्लेन वेव्स लें और उनको आप सम अप करें और सम अप करके एक जनरल सोल्यूशन बनाएं, दैट विल बी वेव पैकेट. क्योंकि वेव पैकेट एक वेव थोड़ी था, वेव पैकेट के अंदर तो बहुत सी वेव थी जो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही थी, और आपने कहा था कि एक रीजन में वो कंस्ट्रक्टिव करें, उसके बाद वो डिस्ट्रक्टिव करें. सो सिंगल प्लेन वेव सोल्यूशन डज नॉट सेटिस्फाई these conditions for square integrability and other issues and this speed of the wave issue. तो इसके लिए फिर अब आप क्या करते हैं कि अगर आपके पास फ्री पार्टिकल है, you do not represent it by a plane wave, you represent it by a wave packet. And how to make a wave packet? You know this. इसका wave packet solution क्या होता है? psi of xt. ये नहीं लेना आपने, बल्कि अब आपने क्या लेना है? psi of xt ये लेना है 1/2 pi under root माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी फाई ऑफ के और मल्टीप्लाई बाय ई पावर एयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी डी के. फॉर्म वही है, अगेन ई पावर एयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, फॉर्म वही है. बट नाउ what you are doing here, you are taking the Fourier sum of so many plane waves which range from k is equal to minus infinity to plus infinity, all these sums of the plane waves such that in a certain region वो constructive interference करें, that will give you this wave function for free particle, और ये wave function ये सारे issues को resolve कर देता है. Right? No, not necessarily. That depends on the form of phi k, कि वो किस तरह का आपने लिया हुआ है, वो different हो सकते हैं. But most of the systems are Gaussian. For example, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए ये गॉसियन है. ओके, ये इशू समझ में आया आपको कि फ्री पार्टिकल में वेव पैकेट हमें लेना पड़ता है, उसके बगैर हमारे ये मसले हल नहीं होते. और उसके बाद ये भी बात आपको पता चल गई फोरियर सम हम क्यों लेते हैं, कि फोरियर सम के जरिए बेसिकली आप क्वांटम मैकेनिक्स कर सकते हैं. फोरियर सम के बगैर आप क्वांटम मैकेनिक्स नहीं कर सकते. फोरियर सम के बगैर जो सोल्यूशन आप लेते हैं वो स्क्वायर इंटीग्रेबल नहीं रहते और उनके अंदर ये क्लासिकल यानी वेलोसिटीज के इश्यूज आते हैं. इस वजह से अब आपको फोरियर सम लेना पड़ता है. फोरियर सम किसका ले रहे होते हैं? सो मैनी प्लेन वेव्स. दूसरे लफ्जों में अब वो जो बहस हमने छेड़ी थी, लेट्स कंक्लूड दिस, कि बहुत सारी जो आपकी स्टेट्स हैं उनमें पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो नॉन जीरो है, और वो तमाम स्टेट्स को सम करने के बाद आपको अपना वो वेव पैकेट मिलता है जिसको आप कह सकते हैं कि ये रियलिटी की सही पिक्चर है. ठीक है. सो फाइनली जस्ट लास्ट कमेंट. सो क्वांटम मैकेनिक्स का रिजल्ट लिखने लगा हूं जो पिछले 5 दिन में हम करते रहे हैं, कि उसका रिजल्ट अब हमें क्या मिला है. उसका रिजल्ट हमें ये मिला है कि यू विल ऑलवेज, ये उसका रिजल्ट है, वही वाली चीज़ मैं दोबारा लिख रहा हूँ. 1/2 पाई अंडर रूट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी के फाई के ई पावर एयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये हो गया. और अगर आप इसको डिस्क्रीट बेसिस में लिखें तो मैंने वो पहले लिखा था, दोबारा लिख देता हूँ. समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी सी एन साई एन एक्स ई पावर माइनस एयोटा ई एन टी ओवर एच कट. ये डिस्क्रीट बेसिस में ये रिजल्ट होगा, क्योंकि डिस्क्रीट में आप सम करते हैं समेशन. कंटिन्यूस बेसिस में ये होगा. व्हाट डज मीन बाय बेसिस? आप इसको खोल के लिखें. पहली टर्म क्या आएगी? C1 साई 1 एक्स ई पावर माइनस एयोटा E1 टी ओवर एच कट प्लस C2 साई ओवर, बल्कि माइनस इन्फिनिटी से लेना है ना, सॉरी, तो प्लस C0 साई 0x ई पावर माइनस, ये तो 0 1 ही हो जाएगा ना, हाँ, प्लस 1
एंड सिमिलरली प्लस सो ऑन, बहुत सी टर्म्स आएंगी। और याद है आपको शुरू में हमने स्टार्ट यहाँ से लिया था, मैट्रिक्स मैकेनिक्स का फोरियर सीरीज से स्टार्ट लिया था, फोरियर सीरीज पे बात खत्म कर रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन को जब आप मेजर नहीं कर रहे बिफोर द मेजरमेंट, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, वो इलेक्ट्रॉन साई 2 में भी है, साई 3 में भी है, पॉसिबल है। अगर वो साई नॉट में है तो ये कोएफिशिएंट का मॉड स्क्वायर बताएगा कि कितना चांस है कि वो साई 0 में है। सही C1 मॉड स्क्वायर बताएगा कितना चांस है कि वो साई 1 में है। C2 मॉड स्क्वायर क्या बताएगा, कितना चांस है कि वो पार्टिकल साई 2 में है। हर स्टेट में, हर साई में होने की प्रोबेबिलिटी उसके पास है। बिफोर दी मेजरमेंट वो हर जगह होने का चांस है। आप डेफिनेटली नहीं कह सकते कि वो कहाँ पे है। ये बिफोर दी मेजरमेंट इस तरह का होगा। अब जब आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे, फर्ज करें हैमिल्टोनियन की, यानी उसकी एनर्जी निकालेंगे, तो वो क्या करेगी, वो इनमें से किसी एक में चली जाएगी, ठीक है ना। फर्ज करें वो C0 मॉड्स के में चले जाती है, तो जो ही आप इसमें जाएंगे तो इनके साथ बाय द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी, अगर मैं इस सारी इक्वेशन का साई नॉट स्टार के साथ मल्टीप्लीकेशन कर दूं, साई नॉट साई का साई स्टार से मल्टीप्लीकेशन है ना, तो साई का साई स्टार से जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो कुछ टर्म्स आएंगी जिनमें जीरो, साई 0 स्टार साई 0 बनेगा, साई 1 स्टार साई 1 बनेगा। कुछ टर्म्स आएंगी जिसमें साई 0 साई 1 की क्रॉस टर्म्स आएंगी, वो 0 हो जाएंगी ऑर्थोगोनैलिटी की वजह से। फंक्शन ऑर्थोगोनल होने चाहिए, बेसिस ऑर्थोनॉर्मल होनी चाहिए। तो आपको क्या मिलेगा कि साई 0 अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो सिर्फ साई 0 वाली टर्म मुझे 1 मिलेगी और बाकी सारी टर्म क्या हो जाएंगी, 0, बिकॉज ऑफ द डेल्टा फंक्शन। वो सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0। जिसका मतलब ये है, आप जरा ये समझने की कोशिश करें, बिफोर द मेजरमेंट पार्टिकल हर जगह मौजूद है, होने के उसके चांसेस हैं विद अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी। लेकिन जब मैंने उसको साई 0 में देखा इस कमरे में, फॉर एग्जांपल ये कमरा साई 0 है, साथ वाला साई 1 है, तो मैं इस कमरे में उसको देखना चाहता हूं, मैंने साई 0 मल्टीप्लाई किया इसके साथ स्टारिक करके, तो मुझे साई 0 वाली टर्म तो मिलेगी, बाकी सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0। यानी मेजरमेंट के बाद वो मुझे यहीं मिलेगा, मेजरमेंट से पहले वो मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा था। वो हो सकता है यहाँ हो सकता है ना हो। समझ आ रही बात की कि बिफोर मेजरमेंट इट इज इन द सुपरपोजिशन ऑफ ऑल द स्टेट्स विद रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज, कि यहाँ मसलन 1/2 है या 1/4 है या 1/4 है, इस तरह करके। और अगर सारों में होने की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो वो कितनी होगी, टोटल 1 होगी, 100%। भाई किसी एक में तो वो है ना, इलेक्ट्रॉन या इस स्टेट में बैठा हुआ है, या इस स्टेट में बैठा हुआ है, या इस स्टेट में बैठा हुआ है। आई डोंट नो बिफोर द मेजरमेंट कि वो कहाँ है। आई विल नो ओनली आफ्टर द मेजरमेंट व्हेन आई विल प्रोजेक्ट साई स्टार ऑन टू दिस। मैं इसका प्रोजेक्शन ले लूंगा ऑन दी साई स्टार, तो फिर क्या होगा, क्रॉस टर्म 0 हो जाएंगी, जस्ट साई 0 स्टार वाली टर्म बचेगी और उससे मुझे C0 मॉड स्क्वायर बचेगा। और मैं कहूँगा कि वो मैंने ये मेजरमेंट कर ली है कि वो इस लेवल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, बाकी लेवल्स के अंदर नहीं है। बट अगेन बिफोर द मेजरमेंट आई डोंट नो कि वो कहाँ था। प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ये आपको कहती है। हाँ, अब आपने फर्ज करें कि मेजरमेंट कर ली साई नॉट के अंदर, तो वो साई नॉट में आ गया। अब मैं दोबारा साई नॉट के ऊपर मेजरमेंट करता हूं तो फिर साई नॉट में नजर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन किया है। साइंस के अंदर सबसे बुनियादी चीज, किसी चीज के सच होने की, थ्योरी के सही होने की सबसे बुनियादी चीज है रिपीटेबल मेजरमेंट्स में वो सेम रिजल्ट दे। ये नहीं कि मैंने एक तजर्बा किया और उसका एक रिजल्ट आया और मैं पब्लिश करने जा रहा हूं, वही तजर्बा आपने किया और रिजल्ट वो वाला नहीं आया, वो तीसरे ने किया रिजल्ट नहीं आया, चौथे ने किया रिजल्ट नहीं आया, तो वो सारे जो है बेसिकली मुझे गलत साबित कर रहे हैं। लेकिन अगर सबके नतीजे एक जैसे आ रहे हैं, वही आ रहे हैं जो मेरे थे, तो दिस इज अ बिग न्यूज़ कि मेरी थ्योरी जो है वो वेरीफाई होती जा रही है, बार बार के तजर्बात में एक जैसा रिजल्ट दे रही है। ओके, अब क्वांटम थ्योरी के सही होने के लिए क्या कंडीशन है कि वो पहले कॉम्बिनेशन में था, सबके कॉम्बिनेशन में था इलेक्ट्रॉन। अब जब मैंने मेजरमेंट करके उसको साई 0 में देख लिया, इस कमरे में फॉर एग्जांपल साई 0 में देख लिया,
अब आप कहते हैं मैंने अब ऐलान किया कि मैंने इलेक्ट्रॉन को साइज 0 में देख लिया है, दूसरा बंदा उठता है कि मैं चेक करता हूं, वो भी साइज 0 पे मेजरमेंट करता है, वो साइज 0 में ही देखेगा। तीसरा बंदा उठ के मेजरमेंट करता है साइज 0 में, वो भी इसको साइज 0 में ही देखेगा। क्यों ऐसा हो रहा है कि बार बार अब मेजरमेंट पे वो साइज 0 में आ रहा है? क्योंकि पहली दफा मैंने क्या कर दिया है कि पहली दफा मैंने उसको लॉक कर दिया है साइज 0 के अंदर, मैंने उसका वेव फंक्शन कोलैप्स कर दिया हुआ है। अब उसका वो वेव फंक्शन है ही नहीं कि जिसमें वो सारी स्टेट्स में रह सके। कोलैप्स का मतलब होगा कि ये सारी स्टेट्स में से वो इलेक्ट्रॉन एक स्टेट में आ चुका होगा। अब जब मैं उस पर बार बार मेजरमेंट करूंगा तो वो मुझे उसी जगह पे मिलेगा, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द ऑर्थोनॉर्मेलिटी ऑफ द आइगन बेसिस, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द लीनियर वेक्टर स्पेसिस, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द मैट्रिक्स मैकेनिक्स, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द एटॉमिक ट्रांजिशंस ऑफ द बोहर एटम, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द, चलते जाओ पीछे, ठीक है, वो हिस्ट्री में फिर आप चलते जाएंगे, यानी उसकी रीजन जो है वो चलते चलते आज हम यहां तक पहुंचे हैं कि वंस यू मेड द मेजरमेंट, यू फिक्स द पोजीशन, यू फिक्स द वेव फंक्शन, एंड नाउ अब ये होगा। अच्छा, उसमें भी एक और थोड़ी सी गहराई में उतरना है कि फर्ज करें मैंने कॉम्बिनेशन में था इलेक्ट्रॉन, मैंने साइज 0 में उसको लॉक कर दिया, मैंने उस पर मेजरमेंट की और वो इलेक्ट्रॉन कोलैप्स, उसका वेव फंक्शन सारा कोलैप्स करके साइज 0 बन गया। अब वो सिर्फ साइज 0 में है, तो क्या साइज 0 में मैं बता सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन इस कमरे में किस जगह पे है? वो भी नहीं मैं बता सकता। वहां पे अब साइज 0 के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो सामने नजर आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने किसी तरह से बता दिया कि इलेक्ट्रॉन इस प्रिसाइज पोजीशन के ऊपर है, तो मैं क्या करूंगा, उसके मोमेंटम को इन्फिनिट कर दूंगा, विच इज नॉट पॉसिबल। ये वो रीजन है कि जिसकी वजह से आप कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता, कि इलेक्ट्रॉन वो कमरा है कि अगर उसमें वो इलेक्ट्रॉन को आपने पा लिया उतनी रेंज के अंदर, डेल्टा एक्स के अंदर, तो उसका मोमेंटम इन्फिनिट हो जाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिजाइड इन साइड द न्यूक्लियस। एक सवाल। दूसरा एक सवाल इस कोर्स के शुरू में पूछा गया था मुझसे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिरता, तो मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, 10 मिनट पहले ऊपर हो चुके हैं, लेकिन मैं चाहता था कि फ्री पार्टिकल के साथ हम हार्मोनिक ऑसिलेटर को भी डिस्कस कर लेते। 5 मिनट का काम है, लेकिन आई विल नॉट डू दैट, बट आई विल डिस्कस जस्ट द रिजल्ट। हार्मोनिक ऑसिलेटर में आपको नजर आता है, उसका जो सोल्यूशन है वो हमें ये बताता है कि 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कैन नॉट बी 0। 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कैन नॉट बी 0। वाई कैन नॉट बी 0? क्यों 0 नहीं हो सकती 0 पॉइंट एनर्जी? रीजन देनी है इसकी। जीरो पॉइंट एनर्जी 0 क्यों नहीं हो सकती? रीजन इस हिंट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। चलें, ये फिर अब आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे मेरा ख्याल है क्लोज करते हैं। अगर ये सारी डिस्कशन के बाद आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिरता और 0 पॉइंट एनर्जी 0 क्यों नहीं होती। असल में बात एक ही कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी घुमा के कर रहा हूँ। तो ये अब आपका समझ लें असाइनमेंट है, आप इसको सॉल्व करें और देखें कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं गिरता। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा वक्त गुजरा है आप लोगों के साथ। उम्मीद है फिर कभी मौका मिलेगा तो हम मज़ीद भी डिस्कशन करेंगे। मैं चाहता था कि मैं एंगुलर मोमेंटम, स्पिन और हाइड्रोजन एटम ये 3 टॉपिक्स भी टच करूं, लेकिन वक्त की इतनी किल्लत है और हमने बातें इतनी ज़्यादा, गप्पे इतनी ज़्यादा लगाई हैं अपने 5 लेक्चर्स में, और एक लिहाज से ये ज़रूरी भी थी क्योंकि ये वो चीज़ें हैं कि आप क्लास में नहीं कर सकते। टीचर को ये होता है कि मैंने कोर्स कंप्लीट करवाना है, स्टूडेंट को ये होता है कि मैंने जाके प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, तो वो टाइम नहीं मिलता। बट आई वुड रिकमेंड कि आप जब किसी अपने क्लास फेलोज़ के साथ बैठते हैं, फिजिक्स के साथ बैठते हैं, तो उनके साथ ये डिस्कस किया करें। फिज़िक्स किताबें पढ़ने, लेक्चर सुनने से नहीं आती, फिज़िक्स डिस्कशन से आती है। जितनी ज़्यादा आप एक दूसरे के साथ डिस्कशन करेंगे, लेकिन डिस्कशन में भी अगेन वही बात कि अपना इल्मी वो रोब नहीं झाड़ना शुरू कर देना कि जी मुझे पता है और ये काम नहीं करना, उससे फिर डिस्कशन नहीं होती। डिस्कशन करें और ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश करें कि जहाँ आप बैठ के टिकटॉक वीडियोस बनाते हैं इकट्ठे, वहाँ पे आप फिज़िक्स की चीज़ें भी डिस्कस कर सकें। जहाँ पे आप बैठ के ट्रीट्स देते हैं एक दूसरे को, पार्टियाँ करते हैं, वहाँ पे आप फिज़िक्स भी डिस्कस कर सकें। क्योंकि अल्टीमेटली यू आर अ फिजिसिस्ट, आप फिजिसिस्ट हैं, आपने फिज़िक्स पढ़ानी है आगे, आपने फिज़िक्स में रिसर्च करनी है, तो यू हैव टू बी अ गुड फिजिसिस्ट। और कोशिश करें कि थ्योरेटिकल अपना जो एस्पेक्ट है इन चीज़ों के हवाले से उसको स्ट्रॉन्ग करें।
जो किताबें मसलन ग्रुप में मैंने कल एक किताब शेयर की थी डेविड एल्बर्ट की, वो किताब के अंदर आपको शायद कहीं इक्वेशंस मिलें, वो सारी डिस्कशन है, यानी वो लोग वो डिस्कशन करते हैं और वो लिखते हैं उन चीज़ों को। वो किताब को आप पढ़ के देखें और आपस में एक माहौल ऐसा बनाएं कि जिसके ज़रिए थ्योरेटिकल फिज़िक्स में कम से कम हम आगे जा सकें, क्योंकि थ्योरेटिकल फिज़िक्स में आपको फंड्स नहीं चाहिए, यू जस्ट नीड अ पेन एंड अ पेपर एंड अ गुड माइंड, गुड एफर्ट, गुड फोकस टू स्टडी फिजिक्स, दैट्स इट। थ्योरेटिकल फिजिक्स में इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए होता है? समझ रहे मेरी बात? ये सारी जो हमने पढ़ी है, मैंने आपको एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स नहीं पढ़ाई, इसमें कहीं भी आपने देखा कि मैंने कोई मतलब कहा हो कि जी हमें वो कैन चाहिए और हमें बिजली चाहिए और हमें फलां शाय चाहिए, नहीं, हमें एक पेपर चाहिए और पेंसिल चाहिए। जी जी वो कहते हैं कि मुझे फिजिक्स जो है क्वांटम मैकेनिक्स से स्ट्रिंग थ्योरी तक सारी रॉन्ग है, हालांकि कोई मैथमेटिशियन है और वो क्वांटम मैकेनिक्स की बेसिस सारी मैथमेटिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स रॉन्ग की बात तो मेरे ख्याल वो नहीं करते, वो रॉजर पेनरोज के ना अपने कुछ आइडियाज़ हैं, मसलन वो क्वांटम कॉन्शियसनेस की बात करता है। ये जो मैथमेटिशियंस हैं ना सारे के सारे, उनका ये मसला है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड के अंदर रहते हैं। वॉन न्यूमन का भी यही इशू था, वो तो ये कहता था कि वेव फंक्शन जब कोलैप्स करता है ना तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन लॉस्ट होती है वो किसी कॉन्शियस माइंड की वजह से होती है, शऊर की वजह से होती है, जबकि हम जानते हैं कि वो कॉन्शियसनेस नहीं है, वो तो हमारा अपरेटस है। भाई वो जो कैमरा मैंने लगाया था जिसने इलेक्ट्रॉन के इंटरफेरेंस को ख़त्म किया है, वो कोई इंसानी जहन तो नहीं था, वो कॉन्शियसनेस नहीं थी, वो तो एक कैमरा था, ठीक है ना। तो कुछ लोग कहते हैं इस तरह की बातें करते हैं, तो रॉजर पेनरोज की थ्योरीज इस तरह की हैं, ट्विस्टर थ्योरी भी उसकी इस तरह की है, क्वांटम ग्रेविटी पे भी वो इस तरह, मसलन वो बिग बैंग के ऊपर बहुत बड़ा नकाद है कि जी लोएस्ट एंट्रोपी पॉसिबल नहीं थी तो वो कैसे हो गई, ठीक है ना। तो उसका एक अपना मॉडल है कि बिफोर द बिग बैंग जो है ना वो कोलैप्स हुआ है, लोएस्ट एंट्रोपी स्टेट आई है एंड देन फिर एंट्रोपी बढ़ना शुरू हुई है और एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स शुरू हुई है। सर ये भी कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन जब किसी मैटर से इंटरेक्ट करता है उससे पहले तक वेव होता है और बाद में जब इंटरेक्शन करता है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है वो मय्यर, वो कर रहा है ना मेरे साथ, जब इंटरेक्शन करेगा इलेक्ट्रॉन तो मुझे वो इधर ही नज़र आएगा ना, तो मैंने उसका वेव फंक्शन को कोलैप्स कर दिया। यस यू आर राइट। इसमें ना एक चीज़ हमने नहीं पढ़ी, वो है पर्टर्बेशन थ्योरी। तो पर्टर्बेशन थ्योरी बेसिकली आपको बताती है कि जब एक रेडिएशन आती है तो वो एटॉमिक ऑर्बिट के साथ वो क्या करती है, और वहाँ से फिर आप बेसिकली निकालते हैं कि हाउ डज लाइट या रेडिएशन इमर्ज फ्रॉम एटॉमिक ट्रांजिशंस। तो वो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं यूजिंग पर्टर्बेशन थ्योरी। वो हमने नहीं किया, वो एडवांस टॉपिक्स हैं, ये बातें फिर बाद में करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।